हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 से। देखिए आपकी बुक चल रही है यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 9वां है यानी शांति यानी पीस के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम आज के चैप्टर की, यानी आपकी शांति आपकी चैप्टर है, आप चैप्टर का नाम है। तो देखिए शांति आप सभी जानते हैं कि हमारे वर्तमान आधुनिक समाजों के लिए, हमारी आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा के लिए किसी भी समुदाय में ये जो शांति है ये होना अत्यंत आवश्यक है। यानी जब तक हमारे जो विविधतापूर्ण समाज है, हमारा जो विविधतापूर्ण कल्चर है, इसमें शांति की भावना नहीं होगी, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारा समाज हिंसा में उलझा रहेगा लगातार, यानी कहीं ना कहीं प्रतिद्वंद्वों में उलझा रहेगा। तो इन सब प्रतिद्वंद्वात्मक माहौल से बाहर निकलने के लिए हमें पीस होना हमारे आस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हकीकत यही है, जिन समाजों में पीस नहीं होती यानी शांति नहीं होती है, वास्तव में वो समाज जो है बिल्कुल विघटन हो जाते हैं। यानी उन समाजों का बिल्कुल विघटन हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और इस बात का आपके पास एग्जाम्पल भी है। यानी आपने देखा होगा कुछ ऐसे समुदाय भी आपके सामने हैं, कुछ ऐसे देशों के उदाहरण भी आपके सामने हैं जिनमें क्या हुआ कि केवल दो गुटों की हिंसा ने पूरे देश को जो है बिल्कुल वहां पर नेस्तनाबूद कर दिया। तो इसलिए समाज में एक सहअस्तित्व के लिए, यानी एक शांत भाव से एक सह अस्तित्व के लिए यहाँ पर शांति होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई लोकतंत्र, न्याय, मानवाधिकार की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम बन गया है। तकिया कलाम का मतलब आप जानते हैं, यानी कि जब हमारा कोई एक वर्ड जो हमारी पहचान बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा बरखुरदार जो वर्ड है प्राण, यानी जो आपके एक्टर हुआ करते हैं प्राण, तो उनका एक डायलॉग था। ऐसे ही मतलब जानी यानी राजकुमार जी का डायलॉग था। तो ये क्या है, मतलब एक तकिया कलाम है इनका, यानी कि अपनी भाषा के एक विशेष वर्ड देकर, इस एक विशेष वर्ड पर जोर देकर अपना एक पहचान स्थापित करना। तो लोकतंत्र में भी हमने लोकतंत्र की पहचान कैसे मिलती है, यहाँ पर न्याय हो, मानवाधिकारों की बात हो, शांति की बात हो, तो लोकतंत्र इन सब बातों को बार बार दोहराता है, इन सब बातों को बार बार इनका आगे बढ़ाता है कि ये सब होना ही होने चाहिए। लेकिन आप सब लोग जानते हैं वास्तव में आज दुनिया में आदर्श लोकतंत्र अगर हम ढूंढें तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये सब चीजें जुमला बन गई हैं। यानी कि शांति की हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जो सरकारें सत्ता में आ जाती हैं वो पूरी ताकत का इस्तेमाल करती हैं अपनी जनता को दबाने के लिए। आपने देखा होगा हमारे यहाँ सब कुछ हमें शक्तियाँ, सब कुछ हमें अधिकार मिले हुए हैं, प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपनी बात को जो शांतिपूर्ण तरीके से रखने का भी अधिकार है, लेकिन फिर भी हमारी बातों को सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है लोकतंत्र में। यानी सरकार जो शांति का जो मुद्दा है उसे बिल्कुल पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर पूरा दबा देती हैं। ये हम देखते हैं आए दिन समाजों में। अगर हम थोड़ा प्राचीन में जाएं, आपको बताया गया है कि अतीत में हम जाएं, थोड़ा अपने आज से पुराने समय में हम जाएं, तो यहाँ पर बहुत सारे जो चिंतक हुए हैं, यानी बहुत सारे यहाँ पर तमाम स्कॉलर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, इन्होंने इसके बारे में नकारात्मक ढंग से लिखा है। यानी पॉजिटिव वे में नहीं लिखा है शांति के बारे में, इन्होंने नकारात्मक ढंग से लिखा है। लिखने का रीजन क्या है, नकारात्मक ढंग से लिखने का रीजन ये है, उस समय जो है राज्य सत्ता यहाँ पे हावी थी, यानी तब राजतंत्र वाली भावना हुआ करती थी। और राजतंत्र में आपको पता होगा ये शांति वगैरह का तो महत्व होता नहीं है। वहां पर क्या है, अपना वर्चस्ववादी जो है अपना तंत्र का महत्व होता है कि हमें अपना वर्चस्व बढ़ाना है, अपना जो है राज्य क्षेत्र बढ़ाना है। वहां पर शांति का कोई महत्व ही नहीं है, और शांति की उनसे जो है यहाँ पर आकांक्षा लगाना भी वहां बेकार है। आपने देखा होगा हर शासक का यही रहा है, या कोई भारतीय शासक हो या कोई हो, यानी अपने आसपास के प्रदेशों को जीतने के लिए उसने जो है कत्लेआम मचाई है। ये बात आपके सामने भी है। तो उनसे शांति की बात हम नहीं कह सकते हैं कि भाई वहां से शांति की बात हमें निकल के आ रही है। ये बिल्कुल भी यहाँ पर बेईमानी सी लगती है ये बात। तो यहाँ पर यही कुछ है। तो इन्होंने एक यहाँ पे दार्शनिक है फ्रेडरिक नीत्शे, तो इन्होंने युद्ध को महिमामंडित करने वाला विचार रखता है। यानी जर्मनी एक दार्शनिक है फ्रेडरिक नीत्शे, ये यानी कि ये युद्ध को महिमामंडित करते थे। इन्होंने कभी शांति को महत्व नहीं दिया, यानी इन्होंने कभी पीस को महत्व नहीं दिया। इनका मानना यही था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यानी इनका मानना यही है संघर्ष होना चाहिए, संघर्ष नहीं होगा तो वास्तव में सभ्यता आगे नहीं बढ़ेगी, सभ्यता आगे नहीं बढ़ पाएगी, और संघर्ष के लिए हिंसा भी जायज है। इनका मानना ये है, ठीक है। यानी कि इन्होंने हमेशा हमेशा इसे जो आपका पीस वाला विचार है, यानी शांति वाला विचार है, इसको बिल्कुल नकारात्मक रवैये में देखा। इनका मानना यही है कि जो शक्तिशाली होगा वास्तव में वही सभ्य समाज बनाएगा, आगे उन्नत समाज की जो है यहाँ पे स्थापना करेगा, ऐसा इनका मानना था। वहीं एक इटली के यहाँ पर एक व्यक्ति और हैं, इटली के समाज सिद्धांतकार हैं विल्फ्रेडो पेरेटो, ठीक है। देखिए ये लिख लेना, ये वाला विचार इनका जो है, ये विचार आप लिख लेना, क्योंकि ये विचार जो होते हैं वास्तव में इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं भी आपको एग्जाम में ये ऐड करने पड़ते हैं कि नकारात्मक चिंतन किसने दिया है, सकारात्मक चिंतन इनके बारे में किसने दिया है, तो आप बता देंगे वहां पे। वहीं आपके इटली के एक समाज सिद्धांतकार हुए हैं विल्फ्रेडो पेरेटो,
इन्होंने दावा किया था कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। यानी कि यहां पर आपको मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि ये जो दार्शनिक चिंतन है ये वास्तव में राजसत्ता वाली भावना से प्रेरित है, राजतंत्र वाली भावना से प्रेरित है। और वहां पर राजतंत्र में शांति का कोई विकल्प नहीं था, वहां पर वही माना जाता था जिसकी तलवार में दम होगी वही शासन स्थापित करेगा। तो वहां पर शांति की वहां पर हम आकांक्षा लगाना ही वहां पर बेकार है। ठीक है, तो इन्होंने भी इसी तरह से महिमा मंडित किया है कि नहीं, शांति फांति सब बेकार है। यानी जितने समाज हैं, समाज जो है शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल, ठीक है, इनसे ही होता है। यानी एक समाज जो बनेगा, एक सक्षम समाज बनेगा, वो किससे बनेगा? ताकतवर लोगों से। इन्होंने ताकत को महत्व दिया है, इन्होंने शांति को महत्व नहीं दिया, ताकत। और ताकत का मतलब क्या है? हिंसा भी जायज है। ठीक है, यानी इन्होंने जो शेर के रूप में वर्णन किया है, नहीं लोगों का जो वर्णन किया है शेर के रूप में, नहीं शेर के लिए क्या है? सब जायज है। यानी उसको अपनी अगर भूख की पूर्ति करनी है तो उसे किसी को मारना जायज है उसके लिए। तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप ये देखेंगे, भाई ऐसा लगता है इन सबको देखने से ये लगता है शांति के सिद्धांत का कोई पक्षधर नहीं है, लेकिन ये गलत है। यानी आप तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों को उठा के देखें, वहां पर पीस को एक, यानी शांति को एक केंद्रीय स्थान प्राप्त है। यानी कि कोई भी धर्म उठा के देख लें, हर धर्म ने कहीं ना कहीं एंड में धर्म का जो अंतिम लक्ष्य में अगर देखें उठा के, तो शांति की बात कही है। चाहे आप अपने हिंदू शास्त्रों में देख लें, महाभारत का युद्ध भी देख लें आप, तो महाभारत के युद्ध में भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी। वहां पर आपको पता होगा कि श्री कृष्ण जो थे शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। यानी आप अगर महाभारत को पढ़ें, पूरा भगवत गीता को आप पूरा पढ़ें, आप वहां पाएंगे कि वहां पर भी शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। वो अलग बात है, वो आदमी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हाँ शांति की बात वहां पर भी कही गई है। यानी अगर आपको थोड़ा प्राचीन अपने हम ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने देश की संस्कृति में जुड़ रहे हैं, अपनी देश की संस्कृति को ही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो अपनी देश की संस्कृति में आप देखेंगे तो आप महाभारत को उठा के देख लीजिए, वहां पर श्री कृष्ण गए हैं चलकर। तो ये आपको क्या है, ये आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो धार्मिक उपदेश हैं उन उपदेशों में भी केंद्रीय स्थान क्या है? शांति को प्राप्त है। यानी कि यहाँ पीस की बात वहां पर भी कही गई है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल पैरोकारी का साक्षी रहा है। लौकिक का मतलब क्या है? इसी काल में। लौकिक का मतलब यानी कि जो प्रेजेंट में है, और आध्यात्मिक का मतलब जो है परलौकिक, यानी ईश्वर से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर दोनों क्षेत्रों में यानी हम आध्यात्मिक शांति की बात भी करते हैं, और अपने जीवन में जो जीवन जी रहे हैं वहां पर भी हम शांति की बात करते हैं। और इसको पैरोकारी करने वाले तमाम लोग हैं, इसके पैरोकारी तमाम जो है यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ पर शांति के मामले में आपको पता होगा महात्मा गांधी का सबसे पहले नाम आता है। अगर भारत में, अगर आधुनिक भारत में हम देखें तो महात्मा गांधी शांति के बहुत ज़्यादा बड़े जो है शांति दूत के रूप में फेमस हुए हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने ही बताया है। ठीक है, तो गांधी का प्रमुख स्थान है। हालांकि शांति के प्रति समकालीन आग्रह के निशान 20वीं सदी के अत्याचारों में देखे जा सकते हैं। यानी शांति की हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने 20वीं सदी में बहुत सारे देशों में फांसीवाद देखा, नाजीवाद देखा और विश्व युद्ध भी देखे। देखिए फांसीवाद का मतलब आपको पता होगा, फांसीवाद जो है मुसोलिनी, यानी इटली का जो राजनेता था मुसोलिनी, तो मुसोलिनी की विचारधारा थी। इटली का राजनेता था जो है मुसोलिनी, उसकी विचारधारा थी। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ संक्षेप में इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए जो फांसियो शब्द है वास्तव में एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, फांसियो एक शब्द जो है ग्रीक शब्द है, और इसका अर्थ जो होता है लकड़ियों का गट्ठर। लकड़ियों का गट्ठर नहीं, लकड़ियों का गट्ठर का मतलब होता है संगठित रहना। तो प्राचीन रोम में क्या था कि वहां पर लकड़ियों के गट्ठर के साथ साथ जो कुल्हाड़ी होती है वो भी रखी जाती थी, यानी वो शक्ति का प्रतीक थी। ठीक है, ये संगठन और शक्ति का प्रतीक है। नहीं, लकड़ियों का गट्ठर संगठन का और ये शक्ति का प्रतीक है। लेकिन आधुनिक समाजों में हम देखें तो इटली का जो मुसोलिनी हुआ है नेता, इसने अपने पार्टी का सिंबल यही रखा था। ठीक है, लेकिन इसकी पार्टी की जो विचारधारा यही थी, ये जो है उग्र विचारधारा वाला था। यानी कि ये शांति में, उदारवाद में, इन सब में विश्वास नहीं करता था। जो भी परिवर्तन चाहिए उग्रवाद से होना चाहिए, यानी एकदम मार धाड़ करके हमें परिवर्तन लाना है। तो ये जो सोच जो इसकी कायम हुई, जो इसकी जो सोच आगे बढ़ी, या इसकी सोच जो फेमस हुई इसकी पार्टी की, वो फांसीवाद के नाम से फेमस हुई। ठीक है, ये फांसीवाद का परिचय था। नाजीवाद की उत्पत्ति आपको पता होगी, जर्मनी के विचार, जो जर्मनी का जो संस्थापक बोल सकते हैं, जर्मनी का हम जो भी बोल सकते, तानाशाह बोल सकते हैं, यानी एडोल्फ हिटलर, तो उसके विचारों पर ये परिणत है। यानी कि जो नाजीवाद अगर आप देखेंगे तो नाजीवाद एडोल्फ हिटलर के विचार हैं यहाँ पर, और एडोल्फ हिटलर के विचारों में यहाँ पर भी बहुत हद तक वही है। यहाँ पर इन्होंने क्या है, अपने देश के प्रति यहाँ पे प्रेम की भावना, अपने कल्चर के प्रति खास करके इन्होंने अपनी वहाँ पे जो कह सकते हैं अपनी जो
खास विशिष्ट पहचान है यानी जाति पहचान, उस पर फोकस ज़्यादा दिया है नाजीवाद वाले इसमें, ठीक है। और नाजीवाद वाले में आपको पता होगा कि क्या है, यहाँ पर इन्होंने अपने देश का जो है महिमा मंडन किया है, अपने देश का जो प्राचीन कल्चर है, प्राच्य कल्चर है, उसको खोजा है, उसकी सांस्कृतिक जो रूट हैं यानी सांस्कृतिक जो जड़ हैं उनको, उनसे जोड़ा है लोगों को, और ये कहा है कि भाई हम पर ये बाहरी लोग आ गए हैं, यानी जो गैर आर्य लोग हैं जैसे यहूदी लोग, यानी यहूदी लोगों का यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, ठीक है। यानी कि इनका मानना है, हिटलर की विचारधारा नाजीवादी का यही मानना था कि जो नाजीवादी वाले समर्थक हैं वो कैसे हैं, वो आर्य लोग हैं, आर्य लोगों की उन्होंने ब्लॉन्डे आंखें यानी कि वही नीली नीली आंखें हैं, ये हैं वो हैं, तो ऐसे करके इन्होंने महिमा मंडित किया था नाजीवाद को। अगर आपने ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लास 9th में करवा चुका हूँ कवर, हिस्ट्री में क्लास 9th वाला चैप्टर 2nd या 3rd चैप्टर है, वहाँ पर आप जाके कवर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा नाजीवाद क्या होता है, ठीक है। तो ये तो नाजीवाद की थी, और ये सब चीज़ें हुई, फांसीवाद, नाजीवाद, इन सब विचारधाराएं आई, तो इनकी परिणति ये बनी कि विश्व युद्ध हुए हैं। ये बात आपसे छुपी नहीं है, यानी कि हमने 20वीं सदी में आकर शांति की बात हमारे यहाँ गांधी जी कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम 20वीं सदी में देखते हैं एक प्रबल नरसंहार देखने को मिलेगा, एक विशाल नरसंहार देखने को मिलेगा। करोड़ों की संख्या में लोग मरे हैं, प्रथम विश्व युद्ध में करोड़ों की संख्या में लोग मरे हैं, प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 1 करोड़ के समथिंग लोग मरे थे, और वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे थे, ये बात आप देख चुके हैं। इसके अलावा तमाम हिंसाएं भी हुई, जो कि देश आज़ाद हो रहे थे, चाहे भारत पाकिस्तान बंटवारा ले लीजिए जिसमें लगभग 20 लाख लोग करीब मर गए थे, इसके अलावा तमाम देशों में हिंसाएं हुई। तो यानी 20वीं सदी में यहाँ पर हम शांति की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भयंकर वाली हिंसाएं भी हुई हैं। जैसे यहाँ पर सब एग्जाम्पल दिए, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब विभाजन, तो ये त्रासदी का अनुभव हमने भी ये किया है, ठीक है। ये शांति की बात जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन ये सब अनुभव हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई शांति की जो पैरोकार, आज जो शांति की पैरोकारी करने वाले देश हैं, यहाँ पर इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी या लंदन पर घनघोर बमबारी की, ठीक है। और प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने 1000 बम वर्षकों से जर्मनी के नगरों पर हमला करने को भेजा। यानी इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जर्मन के जो लोग हैं वो निर्दोष हैं, केवल सिपाही ही वहां पर दोषी हैं, नहीं, बदला लेना था, तो इन्होंने उनकी जनता को मारा, इन्होंने उनकी जनता को मारा। तो यहाँ पर शांति की बात हुई? नहीं हुई। आप अमेरिका का देख लीजिए एग्जाम्पल, अमेरिका ने जापान के 2 नगरों यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है हिरोशिमा नागासाकी पर अणु बम गिरा दिया, यानी परमाणु बम गिरा दिया। लाखों की संख्या में लोग यहाँ मारे गए। क्या लोग वहां पर दोषी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। यानी यहाँ पे वही लिखा गया कि कम से कम 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए, और उनमें से भी कहीं ज़्यादा आणविक विकिरण जो होता है, यानी कि जो रेडिएशन है, परमाणु बम का रेडिएशन है, उससे ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। यानी 95% करीब यहाँ पर आम नागरिक थे मरने वालों में। अब यहाँ पर ऐसी स्थितियों में आप क्या देखते हैं, यहाँ शांति की बात निकल के आ रही है? यहाँ बिल्कुल नहीं निकल के आ रही है। अब यहाँ पर युद्ध के बाद बात चली है, युद्ध के बाद दशकों बाद जो है महाशक्तियों में फिर ये बात चली है, प्रचंड प्रतिस्पर्धा हुई है, और प्रचंड प्रतिस्पर्धा के बाद भी विचार तब नहीं बन पाए कि शांति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी कि मानव ने एक अच्छी खासी क्षति उठाई है, और उस क्षति उठाने के बाद में अकल आई है कि नहीं, अब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। यानी 20वीं सदी में विचार तो लोगों के मन में थे कि शांति होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत में किसी ने नहीं माना है। समझ रहे हैं आप? यानी शुरुआत में अगर दुर्योधन भी मान लेता तो महाभारत नहीं होता। तो शुरुआत में लोगों को लगता है कि इससे क्या होगा, हम शांति संधि कर लेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन नहीं, हमने उसकी एक कीमत चुकाई। कीमत चुकाने का मतलब ये था लाखों की संख्या में लोग मारे गए, करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, ये हमने कीमत चुकाई, और बाद में जाके हमें ये एहसास हुआ कि नहीं, हम गलत हैं। तब हमने शांति को जो है फिर हमने शांति पर जोर दिया है, और यही आपको इस लाइनों में, और यही आपको इन लाइनों में यही अर्थ आपको देखने को मिलेगा। ये लाइनें वहीं पर आपको ले जा रही हैं जहां पर मैं अभी आपको ले जा चुका हूं। यानी आपने सबने बात कर ली 20वीं सदी में शांति की बात महात्मा गांधी कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये सब इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार हुए, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। बाद में जाकर सब देशों को अकल आई है कि नहीं, अब अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को अपनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब आप देखेंगे युद्ध के दशकों के बाद फिर आपने देखा हुआ कोल्ड वार चला था, महाशक्तियों का उदय, यानी यूएसएसआर एक तरफ था, पूंजीवादी अमेरिका एक तरफ था, साम्यवादी सोवियत संघ एक तरफ था। साम्यवाद का मतलब तो आप जानते होंगे, साम्यवाद का मतलब क्या है। यहाँ पे ये कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी है साम्यवाद वाली, ठीक है। इसमें यही मतलब होता है कि यहाँ पर सभी लोगों की एक ही जात होगी, यानी सब लोग मानव जाति के हैं, सबकी एक जैसी संपत्ति होगी, एक साझा संसाधन होंगे, कोई यहाँ पे विशिष्ट नहीं होगा। जैसे हमारे समाज में जो है असमानता व्याप्त उस तरह से नहीं होगी, सभी के पास बराबर खेती, एक तरह से खेत करेंगे, एक तरह से उनके पास खाने को होगा। ये सब चीज़ें ये साम्यवाद वाली विचारधारा वाली हैं, और आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप 9th में पढ़ लीजिए वहाँ पर, ठीक है। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आप साम्यवादी पूंजीवादी में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इनसे आप अवगत हैं, ठीक है। तो इनमें एक प्रचंड प्रतिस्पर्धा चली, और इस प्रतिस्पर्धा का नमूना आपको देखने को मिलेगा 1962 में। 1962 में तृतीय विश्व युद्ध होने वाला था, ठीक है। तृतीय विश्व युद्ध कैसे होने वाला था वो भी बता रहा हूँ। यानी आप 2 विश्व युद्धों का दंश तो आप झेल चुके हैं। एक पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर
1945 तक। अब तीसरा विश्व युद्ध भी यहाँ पे छिड़ने वाला था। अब तीसरा विश्व युद्ध थोड़ा सूझबूझ की वजह से थोड़ा रुक गया। ऐसे रुक गया, आपको पता होगा जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, कोल्ड वार का मतलब क्या था, होड़ मची थी। यानी कि अमेरिका वाले एक परीक्षण करेंगे परमाणु बम का, तो जो यूएसएसआर वाले हैं, सोवियत संघ वाले 4 मिसाइलें तैयार करेंगे, अमेरिका वाले चांद पर कदम रखेंगे तो यूएसएसआर वाले भी चांद पर जाएंगे। ये होड़ मची हुई थी। तो उस समय ये लगता था, यानी कि जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने जो है जापान पर, उसके बाद सभी देशों के मन में ये बात तो थी कि भाई जो अमेरिका है, अमेरिका बहुत आगे बढ़ चुका है, अमेरिका को रोकना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में यूएसएसआर वाला, क्योंकि और कोई देश तो टक्कर देने लायक था ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर देश अफ्रीका एशिया के जो मोस्टली देश जो थे वो अभी भी संकट से उभर रहे थे, अभी अभी नव स्वाधीन हुए थे, नए नए आज़ाद हुए थे, तो उन पर तो क्षमता थी नहीं। तो ऐसे में यूएसएसआर वाले यहाँ पे निकल कर आए हैं। इन्होंने क्या किया है, आपको पता होगा, मध्य अमेरिका वाला पोर्शन आपने मैप में देखा होगा, तो मध्य अमेरिका का एक जगह है क्यूबा, ठीक है, क्यूबा एक देश है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया था, एक गोपनीय तरीके से जो आपके सोवियत संघ वालों ने अपनी सोवियत संघ की मिसाइलें यहाँ पे तैनात कर दी थी, परमाणु मिसाइलें यहाँ पे तैनात कर दी थी। अब चूंकि आपको पता है अमेरिका के टोही विमान है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी हमेशा से हाई रही है, शुरुआत से अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर ही हर जगह जीत हासिल की है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्हें पता चल गया कि भाई यहाँ पे मिसाइलें लगाई हुई हैं हमारे बिल्कुल नीचे बगल में, और ये लगाने का इनका मकसद यही है कि कोई बात होती है तो अमेरिका पर हम तुरंत कब्जा कर लेंगे, अमेरिका पर हम तुरंत मिसाइलें दाग देंगे। तो तब एकदम तनातनी का स्थिति ये थी कि भाई इन्होंने तुरंत, अमेरिका ने कहा या तो मिसाइल हटा लो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए पूरी जो दुनिया उसकी एकदम संकट में आ गई थी, सोचने लगी थी अब क्या होगा, लगता है अब तो दुनिया समाप्त होने वाली। क्यों? क्योंकि दुनिया देख चुकी थी, उसका नमूना 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराए गए थे उसका नतीजा दुनिया देख चुकी थी। उन्हें मालूम था कि अगर चाहे अमेरिका ने मिसाइलें छोड़ी, परमाणु मिसाइलें, या फिर यूएसएसआर ने मिसाइलें छोड़ी, इसमें एक भारी जान माल की हानि होगी और हो सकता है सभ्यता का नाश ही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सूझबूझ की वजह से संकट ये टल गया। ठीक है, सूझबूझ की वजह से संकट ये टल गया, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आई, लोग जो थे वो जाग चुके थे, जान चुके थे कि भाई शांति की अनुपस्थिति की कीमत जो है, यहाँ पे लिखा है, इस शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसका महत्व पहचाना। इस शुरुआत में हम लड़ते रहे हैं, लेकिन हमने ये सब चीजें देख ली अपनी आंखों के सामने, उसके बाद हमने इसका महत्व पहचाना कि भाई शांति कितनी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि आज जीवन के अतीत किसी भी समय से कहीं अधिक असुरक्षित हैं, यानी आज भी हम लोग असुरक्षा के भाव पैदा हो रहे हैं हमारे यहाँ, जगह जगह आतंकवाद के कदम बढ़ रहे हैं, तमाम तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं आतंकवाद की वजह से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है खतरे हमारे लिए कम नहीं हुए हैं, खतरे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बताया गया शांति का अर्थ क्या होता है, वास्तव में शांति है क्या। शांति, जो हम शांति की बात करते हैं तो शांति की बात में हमारे माइंड में एक चीज आती है कि भाई युद्ध ना होना, युद्ध नहीं होगा तो शांति है। लेकिन वास्तव में परिभाषा एक भ्रामक है। भ्रामक क्यों है? भ्रामक के बारे में बताया गया है, रवांडा का एग्जाम्पल दिया गया है और बोस्नियो हर्जानिया का एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, यहां पर रवांडा हो या बोस्नियो हर्जानिया हो, ये 90 के दशक की घटनाएं हैं, यानी मध्य 90 का दशक है, और तब की घटना है 1994 की घटना है। 1993 से लेकर ये बोस्नियो वाला चला था, और यहाँ पर रवांडा में लगभग 10 लाख के करीब लोग मारे गए थे संघर्ष में। ठीक है, ये 2 समुदायों का संघर्ष हुआ था यहाँ पर, हूती और तुत्सी समुदाय थे यहाँ पर, और बोस्नियो का जो है हार्जनियो वाला जो पोर्शन है उसके साथ युद्ध हुआ था। तो ऐसे करके यहाँ पे लाखों निर्दोष लोग मारे गए थे, और दोनों ही संघर्ष यहाँ पे युद्ध वाले संघर्ष नहीं थे, जातीय संघर्ष थे। जाति का मतलब आप जान रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय हुआ था हिंदू मुस्लिम वाला, तो वैसे ही यहाँ पे जातीय संघर्ष थे, यानी युद्ध नहीं थे, ये जातीय संघर्ष थे। बस सत्ता में कुछ जातियां वहां पे विराजमान हो गई थी, इस वजह से संघर्ष हुए और लोगों को एक भारी जो है यहाँ पे हानि उठानी पड़ी, उनकी जान माल की एक भारी हानि हुई। तो हम ये कह सकते हैं वास्तव में ये युद्ध तो नहीं थे, यानी सामने से युद्ध नहीं लड़े गए, लेकिन इनके परिणाम जो है युद्ध से कम भी नहीं है। यानी आप जो परिणाम इनके देखेंगे वो युद्ध से कम भी नहीं है, यानी कि 10 लाख की संख्या में लोग मरना कोई आम बात थोड़ी ना है। यानी चाहे भारत पाकिस्तान का विभाजन हो, 10 लाख से ज्यादा लोग मरे, कोई आप सोच सकते हैं क्या युद्ध से कम थोड़ी ना है, ये एक युद्ध से बढ़कर ही है। तमाम बच्चे जो है यहाँ पर बेघर हो गए, अनाथ हो गए। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो हैं, अगर हम केवल यही परिभाषा डिफाइन करते हैं शांति की, युद्ध का ना होना, तो वास्तव में ये जो घटनाक्रम है ये छूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर शांति की परिभाषा में दूसरी परिभाषा जो हम उठाते हैं, तो इस परिभाषा में हम यहां पर यही है, युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में हम शांति को देखना होगा हमें।
यहाँ पर अब ये सेकंड परिभाषा जो है लगभग सारी जो है चीज़ों को सेटिस्फाई कर रही है, सारे तत्वों को सेटिस्फाई कर रही है आपके सामने। यानी शांति को हम कैसे डिफाइन करें, यानी इसमें युद्ध ना हो, दंगा ना हो, नरसंहार ना हो, कत्लेआम ना हो, ठीक है, यानी कोई भी हिंसक कार्यवाही ना हो, तो ये क्या है, ये शांति है। वास्तव में यही सब चीज़ें क्या है, शांति है, ठीक है। और किसी समाज में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो वास्तव में वहाँ पर शांति का अभाव है। ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है ऐसी सामाजिक संस्थाएं और प्रथाएं जो जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को और गहरा करती हैं, तो ये किसी की क्षति सूक्ष्म और अप्रकट तरीके से भी कर सकती हैं। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, मान लीजिए समाज कुछ ऐसा है कि आपका समाज जातियों में बटा हुआ है, वर्ग में बटा हुआ है, लिंग आधार पर बटा हुआ है, धर्म के आधार पर बटा हुआ है, तो ये चीज़ें एकदम प्रकट नहीं होती हैं, लेकिन ये क्या है, सूक्ष्म तरीके से क्षति बहुत बड़ी करती हैं। क्योंकि लोगों के मन में ये बसा होता है कि वो हमसे ऊंचा है, वो हमसे नीचा है, और विद्वेष भावना जब प्रकट होती है नहीं है तो एक बड़ी हिंसा का रूप देखने को हमें मिलता है। आपने देखा होगा आपके जहाँ मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे भारत में भी आपने देखा होगा जाति हिंसा अपने यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है। कुछ कुछ राज्यों में आपने देखा होगा हजारों की संख्या में यहाँ पे मारे गए हैं लोग। अपर कास्ट, लोअर कास्ट में भयंकर वाली हिंसा हुई है। उन राज्यों के मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उन राज्यों, और आप उन राज्यों से आते भी हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, यानी ये सब चीज़ें दिखती नहीं हैं, यानी ये सब प्रकट नहीं होती, अप्रकट तरीके से होती हैं। यानी लोगों के अंदर भावनाएं चल रही हैं, विद्वेष भावना है एक दूसरे को लेकर, कि भाई जलन की भावना है कि नहीं वो हमसे नीचा है, वो यहाँ पे कैसे पहुंच गया। और उन भावनाओं के चलते जब ये भावनाएं प्रकट होती हैं तो समाज में एक हिंसा का रूप ले लेती हैं, और ये वास्तव में संरचनात्मक हिंसा का आ जाता है। यानी इस तरह की संरचनात्मक हिंसा के बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे संरचनात्मक हिंसा में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं आपकी, जाति भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, सांप्रदायिकता, ये सब संरचनात्मक हिंसा है। एक संरचना का रूप ले लेती हैं और पूरा एक समुदाय जो होता है पूरे इसके चपेट में आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि दो गुटों में जो संघर्ष होता है, वो दो गुटों का संघर्ष जो होता है आगे बढ़ते बढ़ते पूरे समुदाय का सांप्रदायिक संघर्ष बन जाता है। देखा होगा आपने, मेरे सामने एग्जाम्पल भी है, मुजफ्फरनगर का दंगा यही था। केवल दो गुटों का जो है यहाँ पर झगड़ा था, और दो गुटों का झगड़ा आते 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 सांप्रदायिक दंगा बन गया। तो ये बहुत जगह होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होंगी तो समाज जो है कहीं ना कहीं इनसे उभर नहीं पाएगा, और इन सब के दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। यानी आप सही से अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, लगातार आपका समाज अगर हिंसा से ग्रसित है तो यकीन मानिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हर पल एक डर के साए में जिएंगे, आप हर पल केवल और केवल एक जो संघर्ष के साए में जिएंगे, और अपने आप के तरक्की या विकास या समाज का विकास कदापि नहीं कर पाएंगे। तो इन सब के लिए आपके लिए एक ही हथियार यहाँ पर जो है, जैसे गांधी का हथियार कहा जाता है, शांति, ये परम आवश्यक है। हालांकि शांति की जिस टाइम पे गांधी जी बात कर रहे थे उस समय शांति को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि उस समय जब गांधी जी की एंट्री हुई थी तभी प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, फिर सेकंड विश्व युद्ध हुआ, फिर भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, और भी बहुत सारी हिंसाएं हुई। तो उस समय तो 20वीं सदी में ज़्यादा शांति को महत्व नहीं दिया गया। लेकिन 21वीं सदी के लोग 21वीं सदी के चिंतनकर्ता इस बात पर विशेष जो है फोकस कर रहे हैं कि बिना शांति के यहाँ पर अस्तित्व नहीं हो सकता। क्योंकि आज हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जिसमें मात्र एक चिंगारी डालने की ढेर है और पूरा समाज जो है तबाह हो जाएगा, सुहा हो जाएगा। आपको भी पता है, यानी एक न्यूक्लियर मिसाइल कहीं से चली ना तो पूरी दुनिया में जो है उथल पुथल मच जाएगी। यानी फिर न्यूक्लियर मिसाइल ही दिखाई देंगी, यहाँ पर इंसान दिखाई नहीं देंगे। ये बात आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हमें रोकना होगा और एक शांति की बात करनी होगी। अब यहाँ बताया गया है कि संरचनात्मक हिंसा है, यानी जो आपके संरचनात्मक हिंसा के तरीके हैं, ये सब संरचनात्मक हिंसा ही आती है, ठीक है। नहीं, संरचनात्मक हिंसा में ये सब हिंसा आ जाती है आपकी, ये सब इन सब की वजह से होने वाली हिंसा जो है संरचनात्मक देखी जाती है, क्योंकि संरचना का रूप ले लेती है, ठीक है। नहीं, मान लीजिए जाति भेद है, जाति भेद का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति जो है लोअर कास्ट का है, और बी नाम का व्यक्ति यहाँ पर जो है अपर कास्ट का है। अब इन दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ तो क्या होता है, पूरी लोअर कास्ट एक तरफ हो गई, अपर कास्ट पूरी एक तरफ हो गई, तो पूरी संरचना का तो रूप ले लिया इसने, पूरा संरचनात्मक रूप से एकदम विस्तार रूप में जो है यहाँ पे तब्दील हो गया ये। तो ये संरचनात्मक हिंसा बोली जाती है, संरचना का रूप ले लेती है, एक विशाल संरचना का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर आपने बताया गया है, यहाँ पर बताया कि भाई यहाँ पर जाति व्यवस्था की वजह से इसे अस्पृश्य मानकर बर्ताव, यानी आपकी अनटचेबिलिटी, आज़ाद भारत के संविधान में से गैरकानूनी करार दिए जाने तक, छुआछूत के प्रचलन से उन्हें जो है सामाजिक बहिष्कार हुआ है, इनका अत्यधिक वंचना के शिकार हुए हैं ये लोग। लेकिन आज भी हम ये सब देने के बाद भी आज भी संघर्ष
खत्म नहीं हुआ है, आज भी जख्मों से उभर नहीं पाए हैं, यानी अभी भी इनसे उभरने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि दलित दूल्हे को जो है घोड़ी से उतार दिया गया, दलित दूल्हे को जो है घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, दलित दूल्हे की बारात निकली तो गोली मार दी गई। ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं क्या है, आपके आधुनिक समाज पर कहीं ना कहीं एक बट्टा लगाती हैं, प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि ये क्यों हो रहा है। क्या हम आज भी उस पूर्वाग्रह से आगे नहीं निकल पाए हैं? क्या आज भी हम उस रूढ़वादिता है जो हमारी पूर्वाग्रह बने हुए हैं अपने समाज को लेकर, उसको बदल नहीं पाए हैं? क्या यही हमारी आधुनिकता है कि हम किसी का जो है किसी को ऊपर उठते हुए देखना जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? तो इन सब बातों को हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो रखा गया है वास्तव में आपके चिंतन के लिए कि हाँ आप सोचें इन सब मुद्दों को लेकर, आप इन सब मुद्दों पर विचार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बताया गया है कि भाई विकासशील देशों में अगर हम शांति की बात करें यहाँ पर, तो विकासशील देशों की अधिकांश कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र से संबद्ध है। यानी विकासशील देश चाहे भारत ले लें, चाइना ले लें, कोई भी ले लें, वहाँ पर क्या है, असंगठित है, संगठित क्षेत्र में नहीं है। असंगठित का मतलब क्या है, जिनके पास 12 के 12 महीने रोजगार नहीं रहता है, कभी होता है कभी नहीं रहता है। और खास करके खेती का हाल तो सबसे बुरा है, यानी यहाँ तो अब मौसमी बेरोजगारी होती है, जिनमें मेहनताना और काम की दशा बहुत खराब है। विकसित देशों में निम्न वर्गीय लोगों की अच्छी खासी आबादी इसी में मौजूद है। ठीक है, यानी विकसित देशों में भी निम्न वर्गीय लोगों की एक अच्छी खासी आबादी मौजूद है इन सब चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं समाज में जो है यहाँ पे खाई उत्पन्न हो रही है, और समाज में एक खाई जो उत्पन्न हो रही है, यही जो खाई है वास्तव में एक हिंसा का रूप ले रही है। तमाम समाज आपके ऐसे हैं, पितृसत्ता के आधार पर विभाजन हुआ है जिनमें, और पितृसत्ता के आधार पर जो इनमें विभाजन हुआ होगा उसमें स्त्रियों की दशा वास्तव में दयनीय होगी। उनके साथ भेदभाव हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो आप इस भेदभाव के रूप में स्त्रियों के साथ आप कन्या भ्रूण हत्या देख सकते हैं, लड़कियों की अपर्याप्त पोषण शिक्षा, ये आप देखते हैं। अब तो फिर भी लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन आप देखेंगे आज से 50 साल पहले का समाज, लड़कियों को लोग शिक्षा नहीं देते थे, पर्याप्त पोषण नहीं दिलवाते, यानी कि उनको भोजन पूरी तरह से नहीं मिलता था। 13-14 साल की उम्र की हो नहीं पाती तब तो शादी कर देते थे। बाल विवाह, पत्नियों को पीटना, दहेज के नाम पर हत्या, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, घर की इज्जत के नाम पर हत्या, यानी ऑनर किलिंग। घर की इज्जत के नाम पे हत्या का मतलब क्या, ऑनर किलिंग, यानी लड़कियां अपनी मर्जी से, लड़के अपनी मर्जी शादी कर लेते हैं तो उनके घर की इज्जत जो वो थी इस नाम पे हत्या कर दी जाती है। तो ये कहाँ है, ये सब जो घटनाएं घटित हो रही है, ये बात वास्तव में एक पितृसत्तात्मक समाज की जो अवधारणा बनी हुई है, पूर्वाग्रह बना हुआ है, उसकी वजह से ये सब चीजें निकल के आ रही हैं। यहाँ पर आपके सामने एक आंकड़ा दिया हुआ है, ये है 2011 की जनगणना का। इसमें बताया गया है कि भाई भारत में निम्न बाल लिंग अनुपात, यानी ध्यान देना ये पूरा वयस्क बाल जो लिंग अनुपात नहीं है, ये निम्न बाल लिंग अनुपात है 0 से 6 वर्ष वाला। तो इसमें बताया गया है कि 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां जो है पितृसत्तात्मक विध्वंस का मर्म स्पर्शी सूचक हैं। यानी कि हमारे देश में तमाम कानून बनने के बाद भी भ्रूण हत्या रुक नहीं रही है। तमाम जगह आप देखते होंगे, बड़ा आपको दुख होता है, मुझे भी दुख होता है। कहीं मैं FB वगैरह पे पोस्ट आती हैं, व्हाट्सअप वगैरह पोस्ट आती हैं, डालते हैं लोग, भेजते हैं कि भाई फलानी बच्ची कूड़े के ढेर में पड़ी हुई पाई गई, फलानी बच्ची जो है ट्रेन के जो है टॉयलेट में पड़ी हुई पाई गई। तो ये कौन है, यानी कि जो ये ऐसे निर्लज्ज लोग हैं जो वास्तव में एक बच्ची का यहाँ पर जीवन यापन, यानी एक बच्ची का जो है लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं, और केवल किससे ग्रसित हैं, जो दूषित मानसिकता से ग्रसित हैं कि पुत्र चाहिए। ठीक है, क्योंकि पुत्र होगा तो हमारे पास कमाई आएगी, लड़की होगी तो हमारे यहाँ से देना पड़ेगा, इस जो है मानसिकता से ग्रसित हैं। तो आप देखते होंगे ये सब चीज़ें कि लड़कियां जहाँ तहाँ कचरे के ढेर में मिल रही हैं, बच्चियाँ पैदा होती लोग फेंक जा रहे हैं, छोड़ जा रहे हैं, ये सब आपको दिख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ये जो है ये आंकड़ा ये इसी बात को दर्शा रहा है कि किस तरह से पितृसत्तात्मक समाज जो है वो आज भी लोगों के माइंड में हावी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हिंसा ही है, ये अहिंसा नहीं है, ये हिंसा ही है। और ये भी जो है ये सब चीजें जो है शांति पर जो है आपका लगातार प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। ठीक है, यानी कि आप शांति के दायरे में केवल युद्ध दंगा नहीं ले सकते, ये सब चीजें भी आ रही हैं। समझने वाली बात यह है कि शांति के दायरे में केवल अगर युद्ध या दंगा नहीं, ये सब चीजें भी शांति के दायरे में ही आ रही हैं कि वास्तव में अगर ये सब चीजें समाज में घटित हो रही हैं तो वास्तव में समाज जो है वहां पर समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। यानी ये चीज का मतलब क्या है, आप एक नन्ही जान के साथ कहीं ना कहीं हिंसा ही तो कर रहे हैं। आप एक नन्ही जान को, एक दुधमुहे बच्चे को फेंक जा रहे हैं कचरे के डिब्बे में, कहीं आप झाड़ियों फेंक जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिंसा ही तो कर रहे हैं उसके साथ। तो ये वास्तव में इन सब के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, इन सब के लिए सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर उपनिवेशवाद विदेशी शासन के रूप में आपने देखा है, उपनिवेशवाद के विदेशी शासन के रूप में कुछ लोगों पर हमने गुलामी थोप दी। इसका एग्जाम्पल यहाँ बताया जा रहा है, इजराइल का प्रभुत्व के खिलाफ फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा है। इजराइल अपना दावा कर रहा है, फिलिस्तीन कह रहे हैं भाई हम यहाँ पे फिलिस्तीन को आज़ाद किया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये उपनिवेशवाद भी जो ताकतें हैं, भारत जैसे देश तो यहाँ संगठित हो गए और उपनिवेशवाद को उखाड़ के फेंक दिया। कुछ देश छोटे थे, मजबूरी है उनकी, संघर्ष आज भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो उपनिवेशवाद ने भी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से शोषण किया है
तो यहाँ पर वही बताया गया है, बहुआयामी शोषण, यानी बहुआयामी की मतलब हर तरह से आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से शोषण किया है हमारा, यानी किसी भी एक आयाम से नहीं किया है कि यानी केवल आर्थिक शोषण किया हो, तो ये भी नहीं, आर्थिक हुआ है, सामाजिक हुआ है, यानी हर तरह से किया है, जातिगत किया है, यानी कि हर लेवल पर शोषण किया है इन्होंने हमारा उपनिवेशों ने। और आज भी हम देख रहे हैं उपनिवेशों के कहीं कहीं कुछ देशों में उपनिवेशी प्रभाव खत्म नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा रंग भेद और सांप्रदायिकता, रंग भेद आप जानते हैं, नस्ल भेद, इन नस्ल के आधार पर समुदाय पर लांछन लगाना, उनका दमन शामिल करना, यानी कि इसमें रंग भेद और सांप्रदायिकता में एक पूरे समूचे नस्लगत समुदाय या समूह या समुदाय पर लांछन लगाना, उनका दमन करना शामिल रहता है। आपने देखा होगा कि हम मान लेते हैं कि भाई फलाने समुदाय का व्यक्ति है, तो हम मान लेते हैं ये ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा, पूरे समुदाय को ही हम यहाँ पे गाली देने लगते हैं। अक्सर होता है, अक्सर आप दिखते होंगे, अक्सर आपके आसपास होता होगा कि आप किसी आदमी की जाति सुनते ही ये मान लेते हैं, अरे ये फलानी जाति का है, ये ऐसा होगा, ये तो इसकी जाति वाले ही ऐसे हैं। हमारे मन में यही बातें निकलती हैं। आप देखते होंगे अपने समाज में ये सब अनुभव भी करते होंगे, अपने डे बाई डे लाइफ में आप देखते भी होंगे कि हमारे माइंड में एक अपने आप हम छवि बना लेते हैं, वास्तव में हम वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। यानी हम अगर ऐसी छवि बना रहे हैं अपने माइंड में किसी को लेकर, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को लेकर, तो वास्तव में हम उस दूषित पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कहीं ना कहीं एक समाज को हिंसात्मक रवैये पर ढकेल रहे हैं। तो इन सबको हमें बदलने की जरूरत है। यहाँ पर जबकि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सब चीजें जो नस्ल भेद, सांप्रदायिकता अप्रामाणिक हैं, लेकिन फिर भी कई बार इसका उपयोग बताया गया मानव विरोधी कुकृत्यों को जायज ठहराने में किया जाता है। ये बात देखते होंगे कि तमाम बात सांप्रदायिकता, ये रंगभेद वाली भावना, इसको समाज में जो भी विरोधी कुकृत्य हैं, यानी आप विरोधी गतिविधियां, उनको जायज ठहराने के लिए किया जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा 1865 तक अमेरिका में अश्वेत व्यक्तियों को गुलाम बनाने की प्रथा, वो इसी नस्ल भेद का उदाहरण है। हिटलर में जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम, वो इसी बात का यहाँ पर नमूना है। दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार द्वारा बहुसंख्यक अश्वेतों का शोषण करना, वो इसी बात का नमूना है। ठीक है, यानी हमने एक समुदाय के प्रति अपना जो है एक बना लिया है कि वही समुदाय, फलाना समुदाय जो है वो केवल इसी लायक है, ये सोच बना ली है। इस सोच की वजह से आपके सामने ये घटनाएं घटित हुई हैं और आप देख भी रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें आपने यहाँ पर देख ली यहाँ पर, और इनमें वही बात बताई गई है। अब यहाँ पे बताया गया कि हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसानों से गुजरता है, वे उसके भीतर शिकायतों को पैदा करती हैं। यानी कि हिंसा का शिकार कोई व्यक्ति होता है तो एक तो मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, भौतिक असर पड़ता है। भौतिक की मतलब उसकी संपत्ति वगैरह, शारीरिक रूप से भी वो है अक्षम हो जाता है, यहाँ पे चोट लग जाती है तो कहीं कोई अंग काम करना बंद कर देता है, तो उनके भीतर एक टीस रह जाती है। यानी कि कहते हैं कि एक दंश सा रह जाता है, कि एक माइंड में एक बात रह जाती है कि नहीं, हमें भाई मौका मिलेगा तो मौका जरूर लेंगे हम, ये रह जाता है, यानी कि बदले की भावना रह जाती है। और कभी कभी ऐसी स्थितियां या कोई यहाँ पे कोई घटना घटित हो जाती है, तो ऐसे दौर में जो साइकोलॉजिकल यानी ऐसे मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है, इस तरह की भावनाओं से पीड़ित व्यक्ति है, तो वो कहीं ना कहीं शुरुआत कर देता है। ठीक है, ताजा दौर की शुरुआत कर सकते हैं, यानी एक नई हिंसा को रूप दे सकते हैं। आपने देखा होगा अपने 1947 के विभाजन में ये भूमिकाएं काफी प्रबल रहीं। यानी कि हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम वाली भावना थी, वो लगभग अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपका जो खिलाफत आंदोलन चला है, असहयोग खिलाफत आंदोलन, तब तक नहीं थी भावना। उसके बाद ये भावनाएं प्रबल तरीके से जागृत हुई हैं। आपने पढ़ा भी है इतिहास में, 1925-26 में तमाम हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, तमाम जगह हिंदू संगठन एकजुट हो गए थे, मुस्लिम एकजुट हो गए थे। तो उसी की परिणति ये बनी, 1947 का विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद एक भयंकर दंगा हुआ। तो वास्तव में वो दंगा यही था कि लोगों के मन में जो मनोवैज्ञानिक रूप से शिकायतें बनी हुई थी कि नहीं, कहीं मौका मिलेगा तो हम देख लेंगे इन्हें, मौका मिलेगा तो हम देख लेंगे इन्हें। तो ये जो भावनाएं थी, कहीं ना कहीं इन्होंने एक कत्लेआम मचा दिया। तो वास्तव में यहां पर वही बात एंड में कही गई है कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति अप्रकट शिकायतों और संघर्ष के कारणों को साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। यहां पर साफ साफ कहा है कि हमें अगर एक सस्टेनेबल पीस अगर प्राप्त करना है, तो यहाँ पे अप्रकट शिकायतों और संघर्ष कारणों का साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं मेल मिलाप करके, बातचीत करके, यानी कि एक कह सकते हैं यानी कि साझा रास्ता निकाल के, एक जो है बीच का रास्ता निकाल के हम इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और शांति की स्थापना कर सकते हैं। या फिर हमारे सामने सब चीज़ें पहले की तरह ही हैं कि लड़ मरो, ठीक है, लड़ो या मरो वाली भावना है कि लड़ मरो, तो उससे कोई नतीजा हासिल निकलने वाला नहीं है। तो शांति का आज के समाज में एक अपना महत्व है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हिंसा की समाप्ति, अगली हेडिंग आपकी जो है ये है हिंसा की समाप्ति। आपका जो यूनिसेफ है, यानी संयुक्त राष्ट्र का शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, इसने एक टिप्पणी की है और ये टिप्पणी आप लिख लेना। इनका मानना यह है कि चूंकि
युद्ध का आरंभ जो है ये लोगों के दिमाग में होता है। समझने वाली बात है, क्योंकि युद्ध का आरंभ जो है लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। आप लिख लेना, गोल्डन लाइन है ये गोल्डन लाइन है। गोल्डन लाइन में क्यों बोल रहा हूं, आप जब मेंस एग्जाम लिखते हैं वहां पर ये चीजें अगर आप ऐड कर देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही देख के खुश हो जाएगा, कहेगा हाँ भाई स्टूडेंट एस्पिरेंट ने तैयारी की अच्छे से की है। तो वास्तव में ये बात सही भी है कि कोई भी हिंसा हो उसके लिए जो परिणति बनती है, उसके लिए पूरा रूपरेखा तैयार होती है, वो लोगों के दिमाग में तैयार होती है, कैसे करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ पर हमें एंट्री मारनी है, क्या इसका हमें आगे कहाँ तक ले जाना है, ये सब पहले तैयारी कर लेते हैं। तो उस दिमाग में हिंसा उपजाने से या दंगा फसाद उपजाने से बेटर ये है कि शांति या बचाव के बारे में लोगों के दिमाग में सोच एक पैदा की जाए। ठीक है, बचाव के बारे में लोगों को दिमाग में जो है यहाँ पर रचना की जाए कि भाई बचाव कैसे किया जाए, इन सबको कैसे रोका जाए। तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूनिसेफ वाली टिप्पणी आप लिख लेना कि चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, शांति और बचाव के उपाय भी यहाँ पर जो है दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। तो ये जो है आधुनिक निरोग का मतलब ये है यानी रोग दूर करना, यानी मनोवैज्ञानिक रोग दूर करना, यानी निरोगकारी तकनीक और मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सा पद्धतियां ये काम कर सकती हैं। यानी वास्तव में कहते नहीं है जो आपके जो है मनोचिकित्सक वगैरह होते हैं, जैसे तमाम लोग उग्र स्वभाव के लोग होते हैं, तो उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है। आप उग्र स्वभाव वाले क्यों हैं, क्या रीजन है, तो उन्हें तरीके बताते हैं आप कैसे शांति को प्राप्त करें। आप देखते होंगे तमाम जो समाज की मुख्य धारा से भटके हुए लोग होते हैं, गवर्नमेंट इनका प्रयास करवाती है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल देखें, जम्मू एंड कश्मीर में यही तकनीक अपनाई जा रही है। वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में चाहे बेशक टेररिज्म के लिए दिन रात गोलियां चल रही हों, लेकिन एक और इंडियन आर्मी जो है आपकी इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है। अगर आप कोई आपका कोई अपना पेरेंट्स यानी आपके कोई परिवार से हो इंडियन आर्मी का जवान वहां पर तैनात हो, वो बताएगा। पूरे कैंप बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, वहां के निवासियों के लिए बताया गया है कि किस तरह से इन्हें मुख्य धारा में लेकर आए। यानी जो आतंकवाद से ग्रसित है, इनके अंदर एक हीन भावना भर दी है कि भाई भारत अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो वहां पे बदलाव भी आए हैं। तमाम बच्चे जो खेलों में रुचि ले रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में रुचि ले रहे हैं, और आज आप देख भी रहे होंगे सिविल सर्विसेज में भी वहां पर जम्मू कश्मीर से अच्छे खासे सिलेक्शन हो रहे हैं, नीट एग्जाम में भी सिलेक्शन हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे इंडियन आर्मी का एक महत्व, यानी कि यहाँ पर इंडियन आर्मी का एक अमूल्य योगदान रहा है इस प्रयास को पूरा करने में। सबसे बड़ा रोल इंडियन आर्मी का ही रहा है। वहां पर इंडियन आर्मी ने तरह तरह से प्रोत्साहित किया है उन्हें। ठीक है, आतंकवाद से तो निपट ही रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी इंडियन आर्मी जो है बच्चों को वहां पे तैयार कर रहा है, ताकि बच्चे जो है आतंकवाद के जो दंश से जो बाहर निकलें, अपना आधुनिक समाज विकसित करें, अपना आधुनिक सोच विकसित करें। ठीक है, तो ये सब आप चीजें जो आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक आधुनिक पद्धतियां हैं, यानी आधुनिक निरोगकारी तकनीक है, मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धतियां हैं, और यही ये काम कर रही हैं कहां पर? शांति स्थापित करने का। अभी हाल में ही आपका जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस लेक्चर रिकॉर्ड करने से लगभग 3-4 दिन पहले मैंने अभी वीडियो देखा था इंडियन आर्मी का, बड़ा अच्छा लगा। और इस तरह के और भी वीडियो हैं, ऐसा नहीं है एक वीडियो है, और ऐसे हर साल होते हैं, वीडियो आते रहते हैं। अभी हाल में वीडियो आया, वहां पर एक टेररिस्ट को जिसके हाथ में AK-47 थी, कन्विंस किया इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने, उसने जो हथियार छोड़ दिए और तुरंत सरेंडर कर दिया। देखिए आप समझने वाली बात है, यानी और ऐसा नहीं है इंडियन आर्मी से उसके साथ अत्याचार किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे पानी पिलाया, बिठाया, उसके घर वाले आए, घर वालों ने उसके मतलब इंडियन आर्मी के जवान जो है ऑफिसर, उनके पैर भी छुए हैं। आपके सामने वीडियो भी वायरल भी हो रहा है वो सब। तो ये सब क्यों हो रहा है? वास्तव में हम जो आधुनिक पद्धतियां अपना रहे हैं, आधुनिक जो मनोविश्लेषण पद्धतियां अपना रहे हैं, इनसे लोगों के लाइफ स्टाइल में सुधार हो रहा है, लोग परिवर्तित हो रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि हिंसा करने से क्या मिलेगा। मान लीजिए हम अभी AK-47 उठा के पूरे मैगजीन खाली कर देते, उससे क्या होता? गोली मार दी जाती, हम भी मारे जाते। क्या हम अपना लाइफ जी पाते? नहीं जी पाते। तो लोगों को समझना होगा, लोगों को मानसिक रूप से यहाँ पे हमें परिपक्व बनाना होगा, मानसिक रूप से उनका इलाज करना होगा, तभी हम समाज से हिंसा, दंगा फसाद खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि हमने गौर किया है कि हिंसा का आरंभ महज किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं होता, इसकी जड़ें कतिपय सामाजिक संरचनाओं में भी होती हैं। वास्तव में सही बात है। समाज में जो हम सब चीजें देख रहे हैं, समाज में हम सब जो चीजें महसूस कर रहे हैं, तो वही जो चीजें होती हैं वो हमें हिंसा के लिए उकसाती हैं। वही चीजें हमें हिंसा के लिए उकसाती हैं। अगर आप थोड़ा मनोवैज्ञानिक पढ़े हुए हैं, मनोविज्ञान पढ़े हुए हैं, साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं, आप जानते होंगे कि जो आपके युवा बच्चे होते हैं, किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं, 12 से 19 साल वाले बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर एक उग्रवाद वाली भावना होती है कि भाई एकदम राष्ट्र प्रेम की भावना होती है। तो आपने देखा होगा तमाम तरह के राजनीतिक संगठनों ने ये यहाँ पे अब आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे, तमाम तरह के राजनीतिक संगठनों ने ये किया है कि अपनी अपनी पार्टियां बना दी हैं, छात्र लेवल पर पार्टियां बना दी। क्यों बना दी हैं? ताकि उन्हें उग्रवाद अपनी पार्टी की विचारधारा में तुरंत जोड़ लें वो। ठीक है, लेकिन ये सब जो जोड़ना, छात्रों को एकदम उग्रवाद की तरफ धकेलना, ये कहीं ना कहीं घातक है।
अच्छा नहीं है कदम, ये बहुत घातक कदम है और इसकी क्षति आगे उठानी भी पड़ेगी समाज को। यानी जो ऐसे बच्चे, आप जिस समय बच्चों को अपने भविष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उन बच्चों को आप कहाँ पर ध्यान दिलवा रहे हैं, नफरत की ओर ध्यान दिलवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो रहा है, गलत समाज का निर्माण हो रहा है। लेकिन क्या है कि भाई ट्रेंड चल पड़ा है। आज आप देखते होंगे, आप अगर जाइए ग्रेजुएशन लेवल पर, आप जाइए, पार्टियां बनी हुई है, फलानी पार्टी है, यहाँ इसके छात्र नेता खड़े हो रहे हैं, ये इलेक्शन हो रहा है, वो इलेक्शन हो रहा है, पढ़ाई तो हो नहीं रही है, केवल यही हो रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं ये गलत है। शिक्षा के मंदिरों को वास्तव में शिक्षा के मंदिर में ही रखना चाहिए, शिक्षा के मंदिर में राजनीति बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, मेरा मानना यही है। अब देखिए यहाँ पर शांति के बारे में एक बात और कही है कि भाई शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि भाई अंतिम स्थिति, यानी सब कुछ कर लिया हमने, युद्ध कर लिया, मारकाट मचा दी, उसके बाद अंतिम स्थिति में शांति अपना लें, ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापकतम अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और भौतिक संसाधनों के सक्रिय क्रियाकलाप शामिल रहते हैं। नैतिक क्रियाकलाप भी शामिल रहते हैं और भौतिक क्रियाकलाप भी यहाँ शामिल रहते हैं मानव कल्याण के लिए। ठीक है, इस शांति में सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम प्रक्रिया नहीं है, यानी कि हम सब कुछ करने के बाद शांति की बात करें, ये कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है, मानव कल्याण की भावना हमारे यहाँ सबसे ऊपर रहती है, केंद्र में रहती है, और उसको देखते हुए हम यहाँ पर नैतिक प्रयास करते हैं। जैसे इंडियन आर्मी के जवान ने, आपने देखा होगा, टेररिस्ट को कन्विंस किया, वो क्या है, नैतिक भावना है, नैतिकता, समझाया उसे कि भाई आप अगर गोली चलाओगे, उसके प्रत्युत्तर में इंडियन आर्मी गोली चलाई, आप मारे जाओगे। एक तरफ आपके बूढ़े माता पिता हैं, वो रो रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उन्हें कौन देखेगा। तो नैतिक रूप से उसने समझा जवान ने कि वास्तव में बात सही है कि हम गोली किन के लिए चला रहे हैं, अपने गोली चलाएंगे तो अपने माता पिता की नुकसान कर रहे हैं। तो उसने फिर छोड़ दिए AK-47। तो ये क्या है, नैतिक प्रयास है। भौतिक संसाधनों का मतलब क्या है, अब इंडियन आर्मी उसे अच्छे रास्ते पर लाने के लिए क्या करे, ट्रेनिंग वगैरह दिलवाए, तमाम सरकारी वैकेंसी वगैरह होती, पढ़ाई लिखाई ट्रेन करे, ठीक, एजुकेट करे, और बाद में किसी समाज में किसी जॉब के लिए प्रिपेयर करवा दे उसे, तो उसका एकदम लाइफस्टाइल बदल जाएगी बंदे की। तो ये सब चीज़ें जरूरी है हमारे समाज में, और ये वास्तव में शांति की प्रक्रिया अंतिम नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और उद्देश्य एक ही है, मानव कल्याण की स्थापना, मानव कल्याण की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर काफी बार ये सोचा जाता है, काफी चिंतक ये सोचते हैं, क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है। यहाँ पे माना जाता है कि भाई हिंसा अगर हो तो ये शांति को प्रोत्साहित कर सकती है, ये माना जाता है। आपने भी सोचा होगा, जो तानाशाह शासक होते हैं, इनके विरुद्ध संघर्ष के लिए हम हिंसा का सहारा लेते हैं। जो आगजनी करना, जो चक्के जाम करना, ठीक है, रोड जाम करना, ट्रेनों में आग लगाना, ट्रेनों को आगे रोक देना, पटरियां उखाड़ देना, क्या हिंसा से हम तानाशाही खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भाई यहाँ पे कहा गया है कि लेकिन अच्छे मकसद से भी हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है। एक बार शुरू हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाने की होती है, और इसके कारण हम अपने पीछे मौत और बर्बादी की श्रृंखला जोड़ देते हैं। यानी मौत और बर्बादी की श्रृंखला छोड़ दी जाती है ये। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा। एग्जाम्पल है आपका असहयोग आंदोलन, पहला वाला, ठीक है। जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, वही आंदोलन की बात कर रहा हूं, खिलाफत असहयोग आंदोलन। खिलाफत असहयोग आंदोलन वास्तव में एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे करके लोग जो उग्र होते चले गए, और एक स्थिति ये आई कि प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर जाने लगी। अगर गांधी जी जो चौरी चौरा वाला जो कांड हुआ है, उसके बाद अगर इसे कंट्रोल नहीं करते, इसे वापस नहीं लेते, यकीन मानिए ब्रिटिश आर्मी उस समय जो ब्रिटिश प्रशासन था, उस समय आर्मी उतार देता, उसमें लाखों की संख्या में लोग मारे जाते, कत्लेआम होता, और यकीन मानिए जो हमारा आज़ादी का आंदोलन था वो वहीं के वहीं दबा दिया जाता, वहीं के वहीं दबा दिया जाता। हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे संघर्ष का जो मार्ग है वहीं अवरुद्ध कर दिया जाता। तो हिंसा जो है किसी भी रूप में हो जायज बिल्कुल नहीं है। यानी हम सोचते हैं कि हम अपनी सरकार को उठाने के लिए हिंसा करनी चाहिए, नहीं, हिंसा कभी यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है। हिंसा जो होती है वास्तव में, आज आप हिंसा कर रहे हो, अब जो सत्ता में बैठा है उसके पास तो सब सारी पावर है, तो वो तो आपसे ज्यादा हिंसा कर सकता है। सोचने वाली बात ये है, यानी आप पर जब कुछ पावर नहीं है तब आप हिंसा कर रहे हो, कोई पावर नहीं है। सत्ता में बैठा व्यक्ति, उसके पास तो पूरी पावर है, पुलिस प्रशासन है, आर्मी, हर चीज है, हर तरह से तुम्हारी मतलब जो है कह सकते हैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे जो है हथियार वाले आदमी लगा देगा, हर तरह से तुम्हें जो है कुचलने का काम कर देगा। आप कैसे लड़ पाओगे उससे? तो हिंसा विकल्प नहीं है। यहाँ पर साफ साफ भी लिखा है कि ये एक बार नियंत्रण से बाहर चली जाए तो इसकी वजह से मौत और बर्बादी की श्रृंखला छोड़ जाती है ये। तो यहाँ पर आपने असहयोग खिलाफत आंदोलन से समझा भी ऐसे। आपने देखा है यहाँ पर शांतिवादी का मकसद लड़ाकुओं की क्षमता को कम करके आंकड़ा नहीं है, यानी कि यहां पर अर्थ है प्रतिरोध के अहिंसक स्वरूप पर बल देना। यानी प्रतिरोध जो हमारा विरोध होना चाहिए अहिंसक रूप से होना चाहिए, क्योंकि अहिंसा का मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है जिस मार्ग पर हम एक लंबे समय तक चल सकते हैं, लेकिन हिंसा के मार्ग पर हम लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं।
और ये बात सही भी है। आप अहिंसक तरीके से अपनी बात रखिए, बात सुनी भी जाएगी, मानी भी जाएगी। लेकिन अगर आप हिंसक हो जाएंगे, कोई नहीं सुनने वाला। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से आपको दबाने का प्रयास किया जाएगा और एक स्थिति ये आएगी, आप समाज में एक अपूर्णीय क्षति कर देंगे, यानी आपके समाज में एक भारी आपको हानि उठानी पड़ेगी, काफ़ी लोग मरेंगे भी। तो हमेशा यहाँ पर क्या है, एक अहिंसक रूप में होना चाहिए प्रतिरोध हमारा, हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, ये उत्पीड़न की संरचना की नींव हिलाने में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। इसमें गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग, उदाहरण किया, सत्य का आग्रह का प्रयोग किया। यहाँ बताया है आपने कि गांधी जी का न्याय का आधार, अपना आधार बनाया और विलायती शासकों के अंत्यकरण को आवाज दी इसके जरिए उन्होंने। नैतिक, यानी कि उन्होंने बताया कि जब इससे काम नहीं चलेगा तो नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका आंदोलन था सफल रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल रहा। और इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के जो हैं, इन्होंने भी वहां पर भेदभाव के खिलाफ 1960 में अमेरिका में आंदोलन छेड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो अहिंसक तरीके हैं, अहिंसक तरीके जो हैं, वास्तव में वो हमें आगे ले जा सकते हैं, और हिंसक तरीके वो जो होते हैं वो सरकारों द्वारा कुचल दिए जाते हैं। अब देखिए, मैं ये देख रहा हूँ, छूट तो नहीं गया, कुछ नहीं छूटा है। अब वही बताया गया है कि भाई नागरिक अवज्ञा के दबाव में अन्यायपूर्ण संरचनाएं भी रास्ता दे सकती हैं। नहीं, नागरिक जब उसका आवाज उठाते हैं, नागरिक कहते हैं नहीं हमें मंजूर नहीं है, आप बदलिए सिस्टम को, तो वास्तव में सरकारों को बदलना पड़ता है। जैसे निरंकुश सोवियत व्यवस्था जो थी, साम्यवादी व्यवस्था, इसका विघटन करना पड़ा। क्योंकि बात यह है, साम्यवादी व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती है, क्योंकि हमें देश में अगर तरक्की करनी है, औद्योगिकरण लेके आना है, आगे बढ़ाना है, तो एक जैसी व्यवस्था नहीं चल सकती। एक जैसी व्यवस्था में ये होगा कि काम 10 नहीं करेंगे, 10 काम नहीं करेंगे, और 5 काम कर रहे हैं, तो 5 जो काम कर रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये व्यवस्था यहाँ पे चेंज करनी पड़ी। ये बात, इस बात का नतीजा है यहाँ पर। तो इस तरह से आपने ये वाला पैराग्राफ कवर कर लिया। आगे अगली जो हेडिंग नहीं है, ये चिंतन मंथन है। अगला जो है चिंतन मंथन है। ये चिंतन मंथन है कंबोडिया का खमेर रूज का शासन था यहाँ पे, और क्रांतिकारी हिंसा। तो ये जो हिंसा यहाँ पर हुई है कंबोडिया में, ये पॉल पॉट के नेतृत्व में हुई है, बगावत का नतीजा है। इसमें मुद्दा क्या था कि उत्पीड़ित खेतिहरों की मुक्ति के लिए तत्पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया। साम्यवादी का मतलब वही व्यवस्था जो सोवियत संघ में व्यवस्था थी, यानी सभी किसानों के पास समान जमीन होगी, सभी किसानों के पास समान संसाधन होंगे, समान रूप से खेती करेंगे, कोई यहाँ पे विशिष्ट नहीं होगा, ठीक है, यानी कोई यहाँ पर शासक नहीं होगा, कोई यहाँ पर जो जमींदार नहीं होगा, सब समान होंगे, ठीक है। तो इसने 1975 से लेकर 1979 तक कंबोडिया में आतंक का राज कायम कर दिया, और इसमें 17 लाख लोग, अर्थात देश की आबादी का 21% लोग मारे गए। तो ये भी एक कष्टदायी, कहीं ना कहीं मानव त्रासदी है, कष्टप्रद मानवीय त्रासदी रहा है कंबोडिया के इतिहास में। यानी कि हम चाहते तो स्थापना करना चाहते तो एक जो है शांतिपूर्ण तरीके से भी स्थापित कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक भारी क्षति भी उठाई। ऐसे ही अतिवादी आंदोलन का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा वियतनाम में। आपने देखा होगा वियतनाम में भी जो NLF बनाई गई थी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाई गई थी, तो हिंसात्मक कार्यवाही की वजह से क्या हुआ, एक लंबा संघर्ष चला, और संघर्ष इतना भारी भयंकर चला है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं वियतनाम जैसे छोटे से देश में। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी घटनाएं हैं, इन सब के पीछे वही बात कही गई है कि दिमागी तौर पर हमें ठंडे दिमाग से सोच के चलना पड़ेगा कि इनसे कैसे निपटा जाए। हम झगड़ के नहीं निपट सकते हैं, बस शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना से शांतिपूर्ण अपनी बात मनवा कर ही आगे बढ़ सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आज हम हिंसा करते हैं तो हिंसा का नतीजा क्या होगा। मान लीजिए अभी आप किसी बात को लेकर सड़कों पे उतर जाएं, सरकार भी जो है ये कहते हैं नहीं हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, सरकार भी उतर जाए, लाठी डंडों को लेकर उतर जाए, तो क्या होगा फिर। अब क्या आप अपनी दोबारा बात कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। सरकार मौका ही नहीं देगी आपको, बिल्कुल सरकार इतना फोर्स कर देगी आपको कि आप उठ के खड़े ही ना हो पाए। तो बेटर ये है कि हम हमेशा अहिंसा का रास्ता ही अख्तियार करें। हिंसा कभी भी जो है हमारे लिए कारगर नहीं हो सकती है, क्योंकि हिंसा के परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरे रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक विचार है अहिंसा के बारे में। पहले मैं इसे बताऊंगा, ये इस बॉक्स में जो विचार है इसे बताऊंगा। आपने सुना होगा अक्सर कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अक्सर कि भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। ये बचपन से हम भी सुनते आए हैं, आपने भी सुना होगा। ये क्यों हम कहते हैं, यानी कि यहां पर कहा गया है कि असहायता को अहिंसा और अहिंसा को गांधी के समतुल्य बताने की प्रवृत्ति ने कुछ लोगों को ऐसे कहने का मौका दिया। यानी कि लोगों ने क्या है, गांधी का जो अहिंसा वाला रवैया था उसे असहाय माना था कि भाई इसमें कोई दम नहीं है, अहिंसा में कोई दम नहीं है। यानी गांधी का मतलब क्या है, अहिंसा, और अहिंसा का मतलब क्या है, असहायता। कोई मतलब नहीं है इनका। यानी कि इनका मानना यह था लोगों का कि अहिंसा कमजोरों का रास्ता है। तो इसीलिए इन्होंने ये नाम दे दिया कि मजबूरी का नाम क्या होता है, महात्मा गांधी होता है। कि महात्मा गांधी कौन है, एक यहाँ पर कमजोर व्यक्ति है और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि अहिंसा का अर्थ
चोट करना नहीं है। अहिंसा का अर्थ चोट करना नहीं है। अहिंसक कार्य उसे माना जाता है शारीरिक घाव ना नहीं करे, और गांधी जी ने इसे अर्थ को जो है दो मूलभूत तरीकों से बदल दिया है। उनके लिए अहिंसा का अर्थ क्या है? शारीरिक चोट, मानसिक चोट, आजीविका की छत से बाज आने भर नहीं है। इनका मानना यह है कि भाई यहाँ पर इसका अर्थ किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार तक को छोड़ देना है। यानी कि अहिंसा का मतलब किसी को मैं नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूं तो वास्तव में मैं भी हिंसा का दोषी हो जा रहा हूं। मैं फिर वहां पे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं वहां पे खुद दोषी हो जा रहा हूं। तो गांधी जी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, तो कुछ लोग इस चीज को गांधी जी को जो है यहाँ पर इस चीज को लेकर गांधी जी की यहाँ पे आलोचना भी करते हैं, कहते हैं ये तो बहुत कायरों का हथियार है, हिंसा होनी चाहिए, हिंसा के दम पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अहिंसा परमो धर्मा के पीछे भी कुछ लाइन ऐड है, संस्कृत का पूरा वाक्य है, पूरा वाक्य है कि धर्म के लिए हिंसा फिर भी जरूरी है, वहां पर ये बात कही गई है एंड वाले। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने केवल आधा वाक्य उठाया था, अहिंसा परमो धर्मा। ठीक है, तो इस बात को लेकर भी गांधी जी की आलोचना हुई। लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट है कि बिना अहिंसा के हम अपना समाज स्थापित नहीं कर सकते हैं। गांधी जी को मजबूरी में आकर एंड में बताया गया है। यहाँ पे गांधी जी ने दूसरा प्रमुख परिवर्तन अहिंसा के विचार को सकारात्मक अर्थ देकर दिया है, यानी किसी की हानि नहीं करना पर्याप्त नहीं है। अहिंसा की को सजग संवेदना के माहौल की अपेक्षा होती है। इनके लिए अहिंसा का मतलब क्या है? कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है, यानी कि कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक क्रियाकलाप है। लेकिन गांधी जी ने अपने बचाव में फिर यह भी कह दिया कि अहिंसा किसी का बचाव करने के लिए मामले में अपर्याप्त हो तो आप निष्क्रियता की शरण में जाएं। ठीक है, यानी कि हिंसा की सहारा लेने से बेटर है। यानी कि मान लीजिए कहीं पर आपका जो अहिंसा वाला तरीका है वो काम नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? निष्क्रिय हो जाएं, यानी कि बिल्कुल अपने आप को डीएक्टिवेट कर दें, बिल्कुल साइड वे आ जाएं, लेकिन हिंसा का सहारा बिल्कुल ना लें। क्योंकि अगर आप हिंसा का सहारा लेंगे तो आप जो सामने वाला दोषी है उससे ज्यादा दोषी आप खुद बन जाएंगे। ये बात हकीकत है। तो कहीं ना कहीं ये विचार जो है, कहीं ना कहीं, और ये विचार जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो राष्ट्र के निर्माण में इन विचारों का एक अहम योगदान है। यानी वर्तमान समाजों में अगर हम देखिए, तमाम बार क्या होता है, आप में से तमाम बार बच्चे ये बात कहते हैं, सर पाकिस्तान पर लड़ाई होती है, ये होता है, परमाणु बम छोड़ देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक भाषण अगर आपने सुना हो तो उन्होंने भी कहा है कि भाई हिंसा विकल्प नहीं है। अगर आप हिंसा के रास्ते पर चलेंगे तो यकीन मानिए फिर वही होगा। आप अभी जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मान लो युद्ध छिड़ जाए, परमाणु युद्ध छिड़ जाए, कि आप फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाएंगे? एक लंबी भुखमरी का भी शिकार होना पड़ सकता है। ठीक है, काफी दिनों तक हमारे समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा, ये भी हो सकता है। यानी आप अगर मोदी जी का भाषण पूरा सुनेंगे तो उन्होंने बताया है कि अभी आपकी जो जिन ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उन ट्रेनों में हथियार जाया करेंगे युद्ध के लिए, फिर तब आप क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? उस समय फिर आप कहेंगे भाई अब तो शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो इसलिए हिंसा का विचार जो वास्तव में है एक लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए फलदायी नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा दुखदायी ही होता है। ठीक है, कोई भी शासक हो, कोई भी व्यवस्था हो, यानी इवन इफ आपका नॉर्थ कोरिया जैसा देश जो हमेशा परमाणु हमले की धमकी देता था, उसे भी शांति समझौते के आगे बाध्य होना पड़ा। क्यों? रीजन है सामने, सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम पूरे दिन लड़ने में ही लगे रहेंगे तो वास्तव में अपने निर्माण क्या कर पाएंगे? आपके सामने दो एग्जांपल है, नॉर्थ कोरिया देख लो, साउथ कोरिया देख लो। साउथ कोरिया डेवलपमेंट पर आगे बढ़ता चला गया, नॉर्थ कोरिया अपनी जो पूर्वाग्रह था, रूढ़वादी भावनाएं थी, उनकी वजह से आज भी बहुत गर्त में है, गड्ढे में गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए अहिंसा का मार्ग अख्तियार करना पड़ेगा। हिंसा के रास्ते हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बात तो हो गई अहिंसा हिंसा की। ठीक है, यानी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी की। अब अगली बात करते हैं शांति और राजसत्ता कि यहां पर हम देखेंगे कि भाई वास्तव में जो राजसत्ता है, चाहे लोकतंत्र में राजसत्ता हो, राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र में ही राजसत्ताएं स्थापित की गई हैं, तो यहां पर किस तरह से शांति की बात दोहराई गई है। यानी यहां पर तर्क दिया जाता है कि राज्य अपने को पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। इससे अपने हितों को केवल नजरिए से दिखने और हर हालत में अपने हितों को बढ़ाने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। यानी आप देखेंगे राजसत्ता जो लोकतंत्र वाली भावना है, वास्तव में लोकतंत्र की भावना में क्या होता है, जो पार्टियां जाती हैं वहां पर वो अपने आप को क्या समझने लगती हैं? सुप्रीम पावर समझने लगती हैं। ठीक है, और जब सुप्रीम पावर समझने लगती हैं तो ये सोचती हैं कि हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो हम उसके अपने हितों को बचाने के लिए और बढ़ाने की प्रवृत्ति वहां पर जन्म लेती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, संघर्ष निकल के आता है। मान लीजिए कोई सरकार है, जैसे मान लीजिए सत्ता में कोई सरकार है अभी, और सरकार से आप संतुष्ट नहीं है, सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब सरकार ये कहते नहीं आप विरोध करने वाले व्यक्ति ये हैं वो हैं, तो क्या होगा? एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, हो सकता है हिंसा भी हो। तो यहां पर वही है कि शांति का अनुसरण करने के लिए जरूरी होता है कि हम स्वयं को बृहत्तर मानवता के एक हिस्से के रूप में देखें।
यानी कि विशाल मानवता के अंग से जोड़कर देखें, अपने आप को अकेले ना देखें। यानी हम शक्तिशाली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सभी वर्ग, हमारा पूरा समाज शक्तिशाली है। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ था कोरोना लॉकडाउन में, आपने देखा कि भाई कुछ लोग बड़े प्रबल दावेदारी के साथ कह रहे थे, अरे घर से नहीं निकलना है, घर से निकलने वालों को लाठी चार्ज किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। ये कौन कह रहे थे व्यक्ति? ये वही व्यक्ति कह रहे थे जिनके पास गवर्नमेंट जॉब थी। अब एक व्यक्ति मुझसे पूछो जो 200 रुपये कमाता है पूरे दिन में और वो घर में बंद है, उसका क्या हाल हुआ होगा। एक व्यक्ति जो है किसी फुटपाथ पर बैठ के रोजी रोटी चला रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, उसका क्या हाल हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो एक तरह की अपनी डिमांड कर लेते हैं कि नहीं लॉकडाउन में जो बाहर निकलो लाठी से मारो, उसे डंडे से मारो, जेल भेज दो, क्या वो सॉल्यूशन है? नहीं, वो सॉल्यूशन कदापि नहीं हो सकता है। आपने देखा भी होगा, प्रयास बहुत सारे किए गए, पलायन भी देखा आपने कि यूपी बिहार में जबरदस्त तरीके से पलायन हुआ, तमाम लोग लौट के आए, चाहे वो पैदल ही जाना पड़ा उन्हें अपने घरों तक। तो ये सब चीज़ें आपने देखी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें केवल मानवता वाली जो भावना, शांति की भावना है, केवल अपने तक सोच के नहीं देखना है, हमें एक बृहद तरीके से सोच के देखना है। यानी हम शक्तिशाली हैं, इसका मतलब ये नहीं है पूरा समाज शक्तिशाली है। समाज में ऐसे भी तबके हैं जो वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष से जूझ रहे हैं। मान लीजिए अभी जैसे आपका कोरोना लॉकडाउन था, कोरोना लॉकडाउन में सभी के पास जॉब नहीं थी, तमाम ऐसे लोग थे जो प्राइवेट सेक्टर में थे। और प्राइवेट सेक्टर के पास तो भाई जब काम करेगा तो रुपया आएगा, काम नहीं करेगा तो रुपया नहीं आएगा। अब क्या करें, मजबूरी है उसकी। तो ऐसे में लॉकडाउन हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहा। लॉकडाउन के अनुभव हर किसी के लिए जैसे नहीं रहे। कुछ लोगों ने तो क्या घर में आराम से बैठ के जो है टीवी सीरियल में देख के जो है वक्त बिताया है। कुछ लोग इस सोच में थे कि भाई घर में बैठे हैं तो 2 वक्त की रोटी कैसे चलेगी। तो हर किसी की धारणा अलग अलग है, लेकिन हम अपने विचार नहीं थोप सकते हैं, अपने विचार किसी पर नहीं थोप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो शांति का विचार है, अब शांति के विचार में बताया गया है कि बृहत्तर मानवता का जो हिस्से के रूप में देखें, लेकिन इससे अलग अलग राज्यों में लोगों में फर्क करके, यानी कि जो राज्य जो है लोगों में फर्क करके हैं, तो ये प्रवृत्ति में देखने को मिलती है। यानी आपने देखा होगा तमाम राज्य जो है अपने नागरिकों को अलग दूसरे नागरिकों के साथ विभेद करते हैं। तो ऐसे करके लोगों की जो आम लोगों की हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी लोग जो है अक्सर दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे कुछ राज्यों में भी बात चल रही है कि राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए 75% रिजर्व किया जाए प्राइवेट सेक्टर में भी, जिससे कि बाहर के जो प्रवासी जॉब करने आ रहे हैं वो जहाँ पर जॉब करने ना आ सकें। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में जो हमारा अखंड भारत वाला सपना होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। अखंड भारत, एक भारत वाला सपना में का मतलब क्या है, हम कहीं भी जाएं, कहीं नौकरी कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसी भावनाएं आ जाती हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई ए राज्य है, अब मान लीजिए बी राज्य के इसमें निवासी जा रहे हैं, तो ए राज्य के निवासी जो हैं वो बी राज्य वालों के दुश्मन बन जाते हैं और बी राज्य वालों के साथ हिंसा करने पर उतारू भी हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है भी राज्यों के जहाँ पर हिंसा हुई है अभी हाल के कुछ वर्षों में। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जब हम अपने नागरिकों के हितों की बात करते हैं और नागरिकों के हितों के बढ़ावा देने के नाम पर ये देखते हैं, तो लोग क्या होते हैं, हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं। ठीक है, ये वही बात बताई गई है। तो यहाँ पे बताया गया इसके अलावा बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं कि हर राज्य बल के प्रयोग के अपने उपकरणों को मजबूत किया है। यानी आज वर्तमान में आप देखेंगे हर राज्य ये कर रहा है, अपना जो बल प्रयोग के जो उपकरण है उनको मजबूत करने में लगा है। सेना, पुलिस, इन सब का प्रयोग नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, न कि विरोध के स्वरों को दबाने के लिए। साफ साफ लिखा गया है कि वर्तमान में जो राज्य स्तर पर जो आपकी पुलिस सेवाएं होती, प्रशासन होता है, इनका क्या है, नागरिकों की सेवा के लिए बने हैं। लेकिन क्या है, आपने देखा होगा कुछ भी हो, कोई बात हो, ये दबाने का काम करते हैं। यानी चाहे आपकी, मैंने देखा है, देखिए अपने स्तर पर ही हम बात कर रहे हैं, जैसे हम लोगों की वैकेंसी फंसती हैं, आपको सबको पता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 2-3 साल फंसती हैं। बेचारे छात्र जो हैं, गरीब घरों के छात्र हैं, आंदोलन वगैरह भी करते हैं। ऐसे में क्या होता है, लाठीचार्ज होती है तमाम बार, सड़कों पे पिटते भी हैं बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। सरकार का जो रवैया उदासीन नहीं होना चाहिए इनके प्रति, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। बच्चे अपने हक की बात कर रहे हैं, बच्चे कोई नाजायज मांग नहीं मांग रहे हैं, नाजायज मांग की बात नहीं कर रहे हैं, यानी हक की बात कर रहे हैं, और आप उन पर लाठी चार्ज करवा रहे हो, कितनी गलत बात है। तो यहाँ पे वही है कि अपने नागरिकों के विरोध के स्वर दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आज आप वर्तमान में राज्य देख रहे होंगे, वो सब ये काम करने से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। ठीक है, यानी ये सब निरंकुश शासन की निशानी है, और म्यांमार में भी सैनिक शासन का नमूना आपको देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हर राज्य, आपने देखा होगा, पुलिस का प्रयोग ऐसी तरह से करता है कि किसी मामले को दबाने के लिए। ठीक है, खास करके राज्य की राजधानियों में, राज्य की जो राजधानियां होती हैं, वहां पर ये सब घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कहीं भी आंदोलन चल रहा होता है, पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। ये सब देखने को मिलता है आपको। आगे बढ़ते हैं कि समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान सार्थक लोकतंत्रीकरण और अधिक नागरिक आज़ादी की एक कारगर पद्धति में है। इस समाज का, अगर हमें दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान करना है समाज में, तो क्या है, आधुनिक नागरिक पद्धति में क्या है, जो अधिक नागरिक आज़ादी में देनी है, नागरिकों को ज़्यादा आज़ादी दें, उन पर ऐसे नियम कानून न थोपें जिसकी वजह से उनकी आज़ादी का हनन हो। यानी आज़ादी का हनन होने का मतलब शांति का हनन हो रहा है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है।
जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया अफ्रीका का। अफ्रीका में अधिक आज़ादी का मतलब क्या था, 1994 में यहाँ पर क्या था, सत्ता का हस्तांतरण हुआ और यहाँ पर जो अश्वेत व्यक्ति थे, अश्वेत व्यक्तियों के हाथ सत्ता गई। तो ये इसका एक तरीका आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी जो है ये है शांति कायम करने के विभिन्न तरीके। देखिए ये जो तरीके यहाँ पर सुझाए गए हैं ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके द्वारा सुझाए हुए तरीके हैं। इन पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो यहाँ पर देखें कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यहाँ पर इन्होंने 3 दृष्टिकोण यहाँ पर रखे हैं शांति कायम करने के। पहला तरीका इन्होंने माना है कि राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान दिया गया है, इसमें उनकी संप्रभुता का आदर कर किया गया है और उनके बीच जो प्रतिद्वंदता है उसको जीवंत सत्य मानता है। यानी इनका मानना यह है पहले तरीके में, देखो राष्ट्र तो प्रतिद्वंदी होंगे ही होंगे, यानी ऐसा तो है नहीं प्रतिद्वंदता खत्म हो जाए, प्रतिद्वंदता बनी रहेगी, हमेशा रहेगी। लेकिन प्रतिद्वंदता का जो हमें निष्कर्ष निकालना है, प्रतिद्वंदता को समाप्त जो करना है उसको दमन के जरिए नहीं बल्कि शमन के जरिए। देखिए समझने वाली बात है, ये 2 शब्द होते हैं, एक दमन होता है और एक होता है शमन। दमन का मतलब होता है, दमन के में आप जानते होंगे कि हम हिंसक तरीके से, उग्र तरीके से किसी बात को दबाने के लिए प्रयास करते हैं, वो दमन तरीका है। शमन का मतलब होता है शांतिपूर्ण तरीके से, यानी बातचीत करके, बीच का रास्ता निकाल कर, गठबंधन बना के, तालमेल बिठाकर, इन सब तरीकों के जरिए हम रास्ता निकालें और प्रतिद्वंदता जो है उसका निराकरण करें। तो ये तरीका शमन का है। तो यहाँ पर जो तमाम जो यूएन काउंसिल वाले हैं या फिर और भी जो विचार जो करने वाले व्यक्ति हैं उनका मानना यही है, जो प्रतिद्वंदता है तो इनके लिए प्रबंधन तथा संघर्ष की आशंका यही है शमन सत्ता। शमन का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता संतुलन की स्थिति कायम की जाए, तो इसके माध्यम से यहाँ पर एक शांति हम ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 19वीं सदी में ये सब चीज़ें बहुत प्रबल तरीके से देखने को मिलेंगी। जैसे आप 19वीं सदी में तमाम जगह देखें कि शुरुआत में अंग्रेजों ने भी यही नीति अपनाई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से आप संधि कर लीजिए, संधि के बहाने हम आपके यहाँ सैनिक रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, युद्ध नहीं होगा। तो ये शमन का तरीका था। ठीक है, तो ये अपने सत्ता संघर्षों में शुरुआती दिनों में आपको एक तालमेल खूब देखने को मिलेंगे। ये शांतिपूर्ण किसी बात को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का तरीका शमन कहलाता है। तो शमन वाले तरीके से भी यहाँ पर हम निपट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रतिद्वंदता जो किसी है वो बनी रहती है। अब दूसरा तरीका भी यही है कि राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंदता की प्रगति को ये स्वीकार करता है। ऐसा नहीं है प्रतिद्वंदता खत्म हो जाती है, प्रतिद्वंदता हमेशा रहती है, लेकिन प्रतिद्वंदता का जो जोर है वो सकारात्मक उपस्थिति पर दिया जाए। समझ रहे हैं आप? सकारात्मक उपस्थिति का मतलब क्या है, यानी प्रतिद्वंदता हो लेकिन वो नकारात्मक तरीके से ना हो कि भाई पहले कोल्ड वार चल रहा था तो वो 1 मिसाइल बनाएगा, हम 2 मिसाइल बनाएंगे, वो 2 बनाएगा, हम 4 बनाएंगे, ये ना हो। हम प्रतिद्वंदता करें विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक सहयोग, इन सब के लिए प्रतिद्वंदता करें। यानी विकास की दौड़ में प्रतिद्वंदता करें, टेक्नोलॉजी की दौड़ में प्रतिद्वंदता करें, शिक्षा की दौड़ में प्रतिद्वंदता करें, इन सब में तो अच्छा लगता है। यानी यहाँ पर वही बताया गया है, यह विभिन्न देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है, यानी बताता है कौन सा देश शिक्षा के दायरे में कितना ऊपर है। ये सब चीजें यहाँ पे सामने निकल के आती हैं। तो जब हम लोग विकास की दौड़ में विकास को, यानी हम विकास को रखते हैं, और विकास में भी वो विकास नहीं, मिसाइलों का विकास नहीं है, मानव विकास है। समझने वाली बात है यहाँ पर। विकास की अवधारणा में मानव को रखना होगा। टेक्नोलॉजी है लेकिन टेक्नोलॉजी किसके लिए? मानव के लिए। यानी मानव को अगर उससे हानि होगी टेक्नोलॉजी से, तो उस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा, उस तकनीक का क्या फायदा जब हमारे मानव समाज को हानि होगी। तो यहाँ पे मानव समाज को प्रायोरिटी में रखना होता है, और मानव समाज को हम रखकर हम जब यहाँ पे कंपेयर करते हैं तब पाते हैं कि किस देश में स्थिति बेटर है, यानी वहाँ पर लोगों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेटर हैं या नहीं है, तो उसमें प्रतिद्वंदता करें तो भी ठीक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को प्रोत्साहित करती हैं। तो ऐसे करके वैश्विक संघर्ष कम होंगे, शांति की बेहतर संभावनाएं बनेंगी। तो सेकंड तरीका तो ये है, सकारात्मक तरीके से प्रतिद्वंदता की जाए। सकारात्मक तरीका वही है कि भाई हम यहाँ पर जो तरीका है, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा ही तरीका अपनाया गया कि यूरोप का आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ता चला गया। यानी यूरोप जो था आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण किया गया, यानी क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से वहाँ पर राजनीतिक संधियाँ वगैरह हुई, राजनीतिक समझौते वगैरह हुए, यूरोपियन यूनियन वगैरह स्थापित किया गया, उनकी ट्रेड यानी जो व्यापार वगैरह थे, व्यापार समझौते वगैरह हुए, और ऐसे करके एक नई अर्थव्यवस्था हमने यहाँ पे क्रिएट की। यानी यहाँ पर एक शांतिपूर्ण अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, यानी पहले की तरह नहीं थी कि भाई कोई व्यक्ति किसी और दूसरे देश में यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकेगा यूरोप में, ऐसा नहीं। हमने पूरा बॉर्डर खोल दिए, अपने जो लगे हुए बॉर्डर थे उन सबको खोल दिया। तो ऐसे करके हमारा व्यापार बढ़ा, समृद्धि आई, और जो हमारे जो मतभेद थे वो भी कम हुए। अब तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पर तीसरा तरीका ये है कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, यानी वैश्वीकरण वाली अवधारणा है, तो वैश्वीकरण की अवधारणा में यहाँ पे माना है कि भाई ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यानी पहली 2 पद्धतियों से भिन्न तीसरी पद्धति राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त प्राय अवस्था मानती है।
यानी जो एक केवल राष्ट्र आधारित व्यवस्था है ये एक समाप्त प्राय व्यवस्था है। यानी अब वास्तव में कोई एक राष्ट्र नहीं रह गया है। अब आप अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में भी आपको भारतीय उत्पाद देखने को मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे। यानी आप अगर मान लीजिए आप अगर यूट्यूब वगैरह पे देखा हो वीडियो, जैसे पार्ले जी है, पार्ले जी बिस्किट जो है आपको अमेरिका की दुकानों पे मिल जाएगा। अमेरिका में लोग रखते हैं पार्ले जी, क्यों रखते हैं? क्योंकि इंडियन की जुबान पे चढ़ा हुआ है, हम लोगों ने बचपन से खाया है पार्ले जी बिस्किट, अमेरिका में भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कहीं है। यानी आज जो समाज है वो अधिराष्ट्रीय व्यवस्था, अधिराष्ट्र का मतलब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, यानी इंटरनेशनल, अधिराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है या समानार्थी शब्द है ये अधिराष्ट्रीय, ठीक है। तो आज की जो व्यवस्था है वो अधिराष्ट्रीय व्यवस्था है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, ग्लोबलाइज हो रही चीजें हैं और एक वैश्विक समुदाय का अभ्युदय हो रहा है यहाँ पर। यानी आज जो समाज बन रहा है केवल एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है, अपने अपने देश तक सीमित नहीं है, आज वो वैश्विक समुदाय है, यानी ग्लोबलाइज समुदाय है। और ग्लोबलाइज समुदाय में क्या है? मेन फोकस शांति पर फोकस है, शांति पर फोकस है, रोजगार पर फोकस है। और कहा जाए यहाँ पर जो बहुराष्ट्रीय निगम है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये बहुत सारे जन आंदोलन जैसे विविध गैर सरकारी कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। जन आंदोलन का मतलब क्या? पर्यावरण को बचाने की मुहिम वगैरह वाले आंदोलन है। तो यहाँ पर लोग एकबद्ध रूप से एक मंच पर आगे खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में शांति की बात यहाँ पर अपने आप निकल के आ रही है। यानी कि लोग अपनी राष्ट्र वाली भावनाएं, देश वाली भावनाएं से ऊपर उठ रहे हैं। लोग प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए संगठित हो रहे हैं विभिन्न देशों के लोग, क्योंकि धरती तो एक ही है। देश तो आपके अलग अलग बटे बेशक हों, लेकिन धरती तो एक ही है। तो पर्यावरण को लेकर लोग एकबद्ध हो रहे हैं। तो ऐसे में शांति की बात अपने आप निकल कर आ रही है, ठीक है। तो यहां पर वही बताया गया जिसके फलस्वरूप विश्व शांति कायम होने की परिस्थिति तैयार हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इन सबके अलावा यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी है, ठीक है। यानी कि ये भी तय करता है, मानक तय करता है कि भाई क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इसमें बताया गया, इसमें 5 प्रमुख राष्ट्रों को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर मिली हुई है। 5 प्रमुख राष्ट्रों में आपको पता होगा यूएसए, यूके, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस आ जाता है, इसमें चाइना आ जाता है और आपका यहाँ पर रसिया आ जाता है। यानी 5 जो है यहाँ पर जिन्हें वीटो पावर है। आपको पता होगा कि यहाँ पे स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए चाइना बार बार टांग अड़ाता रहा है, ये बात आपको पता होगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यानी 15 मेंबर है, 15 में से जो है यहाँ पर 10+5 है, यानी यहाँ पे 5 को यहाँ पर विशेष पावर यानी वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है। तो ये तय करते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रेणीबद्धता क्या होगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय नियम निगमन कैसे होंगे, व्यापार के नियम कैसे होंगे, सुरक्षा के नियम कैसे होंगे। तो ये यहाँ पर इनका यहाँ पे हस्तक्षेप होता है, यानी इसीलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को आकार देना और लागू करना चाहता है। तो ये सब चीजें इसीलिए रखी गई हैं कि देशों के बीच जो वैचारिक मतभेद हो, वैचारिक वैमनस्यपूर्ण वातावरण हो, उसका निपटारा हो सके। और अगर मान लीजिए कोई देश नहीं मान रहा है तो ये 5 जो महाशक्तियां हैं वो इन पर कार्यवाही कर सकें, इसलिए ये बनाया गया है। लेकिन फिर भी समकालीन चुनौतियां क्या हैं, आज वर्तमान परिवेश में चुनौतियां क्या हैं। यानी वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये बनाया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी असफल हुआ है, सफल नहीं हो पाया है। यानी ये साफ साफ लिखा है, ये रोकने में और समाप्त करने में सफल नहीं हुआ है। शांति के लिए जो खतरे हैं उन्हें रोकने में सफल नहीं हुआ है। इसके बजाय इन्होंने दबंग राष्ट्रों ने अपनी संप्रभुता को प्रभावपूर्ण रोशन किया है। दबंग का मतलब क्या है? जो ये 5 राष्ट्र इसमें शामिल हैं, यानी बड़े बड़े राष्ट्र जो हैं वो ना कोई नियम मानते हैं, ना कोई कायदे मानते हैं। आप देख सकते हैं, ईरान में देख सकते हैं, अफगानिस्तान में देख सकते हैं, सीरिया वगैरह में देख सकते हैं। यानी कि यूएसए ने बम गिराना स्टार्ट कर दिया, उधर से रसिया भी घुस गया, कोई बात नहीं मान रहे हैं। यानी कि वहां शांति स्थापित करने की बात नहीं चल रही है, वहां पर होड़ मची हुई है, हमें संसाधनों पर कब्जा करना है। यानी कि ये सब जो नियम निगमन जो इन्होंने बनाए हैं वास्तव में छोटे देशों पर तो बाध्यकारी बना दिए हैं, लेकिन अपने ऊपर ये कोई नहीं अमल कर रहे हैं। तो वही यहां पर देख सकते हैं, इसके लिए उन्होंने सीधी सैनिक कार्रवाई का सहारा लिया, विदेशी क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया है। तो ये ज्वलंत उदाहरण आपका अफगानिस्तान में, इराक में अमेरिका का ताजा हस्तक्षेप है। यानी कि ये जो समकालीन चुनौतियों में ये चुनौतियां हैं, यानी जो नियम निगमन की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, या फिर हम वैश्विक जो हमारी मानवाधिकार आयोग वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या वो मानवाधिकार आयोग इन बड़े देशों से कुछ नहीं कहेंगे? सोचने वाली बात यह है कि सारी जो बंदिश हैं, सारी बाध्यताएं, सारे रूल्स रेगुलेशन क्या हम लोगों पर ही लागू होंगे? ये बड़े देश जो अपनी मनमानी कर रहे हैं इन पर लागू नहीं होंगे? ये एक चुनौती है, ठीक है। जो आतंकवाद है यानी टेररिज्म, वास्तव में इसका उदय जो बताया गया है वो आक्रामक राष्ट्रों का स्वार्थपूर्ण आचरण है। आक्रामक मतलब समझ रहे हैं, यूएसए, रसिया, इनका जो तानाशाही वाला रवैया है, इसी रवैये की वजह से जो आतंकवाद पनपा है। आपने देखा होगा यूएसए ने वियतनाम में यूएसए का कोई लेना देना तो था नहीं, यूएसए तो फालतू में उतर गया वहां पर, और फालतू में उतरने का नतीजा आपने देख लिया, यूएसए को मूंगी खानी पड़ी वहां पर। तो इस वजह से अब मान लीजिए यूएसए वहां के लोगों को बेशक वहां पे जो दक्षिण वाला पोर्शन है, उत्तर से अगर नहीं मिल पाता तो क्या होता?
लोग वहाँ पे आतंकवादी उतारू हो जाते, लोगों के मन में एक वहाँ पर कुठाराघात वाली भावना आ जाती कि भाई बाहर के देश ने आके हम पे हमला किया, कब्जा कर लिया, लोग लड़ते मरते क्योंकि अपने देश के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर भी स्थिति क्रिएट हो जाती अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन देशों ने लोगों को हथियार उठाने पर खुद मजबूर कर दिया है। यानी कि हकीकत बात यही है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में अमेरिका जैसे देशों का ही हाथ है। यानी अमेरिका दावा तो करता है आतंकवाद को मिटा देंगे, ये है वो है, लेकिन बढ़ावा देने में इन्हीं का हाथ है। पाकिस्तान इसका एक एग्जाम्पल है, यूनिक एग्जाम्पल है। यानी आतंक कितना भी अमेरिका कहे कि नहीं हम बहुत हितैषी हैं, फिर पाकिस्तान को हथियार क्यों दे रहे हो आप? पाकिस्तान को जो है लड़ाकू विमान ये सब क्यों दे रहे हो? टैंक वगैरह क्यों दे रहे हो? मुफ्त में क्यों दे रहे हो? यानी आप एक और तो दिखावा कर रहे हो कि नहीं हम शांति स्थापित करवाएं, दूसरी ओर लोगों को भड़का रहे हो। क्यों भड़का रहे हो? युद्ध होंगे, हम बीच में आएंगे तो वही बंदर बाट वाला सिस्टम हो जाएगा। यानी बंदर क्या करता है? बिल्लियों की रोटी खा जाता है। यानी आप दो देशों का युद्ध होगा, आप बीच में आके टपकेंगे, आप कब्जा कर लेंगे वहां पर। यही तो नीति है इनकी। तो ऐसे करके यहाँ पर इसका आप परिणाम ये देखेंगे कि 11 सितंबर 2001 को इस्लामी आतंकवादियों ने अमेरिका में एक हमला भी किया। इसी बात का परिणाम है, यानी अमेरिका के हद से ज्यादा हस्तक्षेप का परिणाम ये हुआ। अमेरिका में न्यूयॉर्क पर हमला भी हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया गया। तो ये सब चीजें क्यों निकल के आई? ये अमेरिका की कुछ रवैये की वजह से निकल के आई। तो वास्तव में ऐसे में शांति जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती बन गया है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि भाई वैश्विक समुदाय ध्वंस जमाने वाली ताकतों की लोलुपता, यानी लोलुप का मतलब अपने फायदे के लिए, और आतंकवादियों की गुरिल्ला युक्तियों को रोकने में असफल रहे। यानी कि वादे कितने भी कर लें लेकिन रोकने में असफल हैं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया रवांडा वाला, जो भी बताया था मैंने, हुतू और तुस्सी समुदाय के लोगों के बीच संघार हुआ था। इन तुस्सी लोगों को हुतू लोगों ने मार डाला यहाँ पर, और लाखों की संख्या में लोग मरे। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बिल्कुल कवरेज नहीं दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस पर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बड़े देशों का प्रेशर था। जितनी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया थी बड़े देशों के नियंत्रण में थी। किसी ने कुछ नहीं बोला। ना खून खराबा रोकने के लिए यहाँ पे शांत अभियान कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र ने तो यहाँ तक रवांडा का जो खून खराबा है इसको रोकने के लिए शांत अभियान चलाने से इनकार कर दिया। आप समझ लीजिए कितने ऐतिहासिक ये देश हैं आपके। यानी कि जो यूएसए आज कहता है कि हम शांति कायम करने वाले पीस कीपर हैं, कितना बड़ा पीस कीपर है आपके सामने स्थिति है। और ये हकीकत है, हकीकत यही है। यूएसए कभी भी जो है शांति कायम करने वाला नहीं था। यूएसए हमेशा से ही यही चाहता है कि हम बाकी शक्तियों को दबा दें और हमारा उदय हो जाए, ठीक है। यानी हम जो चाहें वही, हम गॉड फादर वाली भूमिका निभाएं, हम जो चाहें वही हो। आप वही देखेंगे यहाँ पर कि तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्वविवेक से निर्णय लिया, वो देश आगे भी बढ़ गए। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान, कोस्टारिका जैसे देशों ने सैन्य बल नहीं रखने का फैसला किया। सैन्य बल का मतलब क्या था? यानी सैन्य बल का मतलब ये था कि जितना सैनिक रखना चाहिए उतना नहीं रखने हम सैनिक रखेंगे, ऐसा नहीं सैनिक बिल्कुल ना रखें, उतना ही रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे, हद से ज्यादा नहीं रखेंगे। जैसे अमेरिका हद से ज्यादा सैन्य बजट बढ़ाता जा रहा है, रसिया हद से ज्यादा सैन्य बजट बढ़ाता जा रहा है, चाइना बजट बढ़ाता जा रहा है, ठीक है, सऊदी अरब वाले बढ़ाते जा रहे हैं बजट। इन नहीं, ये सब बजट जो है हम जो है अपनी जनता की शिक्षा पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर, उन्हें जो टेक्नोलॉजी से अवगत करवाने में खर्च करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, मानव संसाधन के रूप में आगे बढ़ेगा। तो इन देशों ने ये सुधार किए यहाँ पर। बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे आपको। तो जैसे आपके दक्षिण ध्रुवीय हिस्से हैं, लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र हैं, कैरेबियन क्षेत्र हैं, आपके दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र और मंगोलिया, यहाँ पे परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे आपको। यानी आपको पूरा जो आपका अफ्रीका जो आपका कॉन्टिनेंट है वहाँ कहीं परमाणु हथियार नहीं है। यानी इन लोगों ने परमाणु हथियारों के बिल्कुल खिलाफ गए, ये परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, यानी इस प्रक्रिया में हम हिस्सा नहीं लेंगे। 6 क्षेत्र आपके ऐसे आज हैं वर्तमान में जो वास्तव में शांति को कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इनमें आपको परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे। सोवियत संघ के विघटन के बाद स्थिति और थोड़ा नॉर्मल हुई, क्योंकि सोवियत संघ जब था तो सोवियत संघ वाले बार बार हुंकार भरते थे, नहीं हम ताकतवर है। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो खतरा बना हुआ था उस पर विराम लग गया, क्योंकि सोवियत संघ जब तक था तब तक यूएसए और यूएसएसआर की तनी रहती थी, हमेशा आमने सामने आते रहते थे। जब विघटन हो गया तो सब ठंडे पड़ गए। रसिया भी अपनी जगह आ गया। रसिया ने कहा नहीं अब इतना अब नहीं लड़ेंगे, क्योंकि रसिया लड़ किन के दम पे रहा था, जो उसके और जो देश जुड़े हुए थे उनके दम पे लड़ रहा था। यानी कोई बात आ जाती थी तो उन्हें आगे कर देता था। तो ऐसे करके लोग भांके मारे जाते थे, रसिया बच जाता था। ये नीति अपनाई हुई थी रसिया ने। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अब इन पर विराम भी लग रहा है। लेकिन निष्कर्ष एक निकल के आता है कि जो बड़ी जो शक्तियां हैं वो बड़ी शक्तियां किसी को कोई बात नहीं मानती हैं। हकीकत बात यह है कि जो बड़ी बड़ी शक्तियां जो अपने आप को प्रदर्शित करती हैं, हम पीस कीपर हैं, अमेरिका जैसे देश, रसिया जैसे देश, ये मौके का फायदा उठाने वाले देश हैं। हकीकत बात यही है। और आप समझ रहे होंगे, आप पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल ले लो, सबसे यूनिक एग्जाम्पल है, आपके पड़ोसी है, सबसे गंदा पड़ोसी है। लेकिन आप अगर वहां के हथियारों को उठा के देखेंगे सब अमेरिका की देन है। जितने हथियार हैं सब मुफ्त में अमेरिका ने पकड़ाए। क्यों पकड़ाए हैं? आपको पता है वो टेररिस्ट कंट्री है, टेररिज्म है वहां पर, फिर आप हथियार क्यों दे रहे हो?
क्यों दे रहे हो हथियार उन्हें, क्यों बढ़ावा दे रहे हो? वहाँ पे बढ़ावा देने का रीजन यही है, वो चाहता है कि भाई युद्ध बढ़ गए और हम वहाँ पे आगे टपकें, फिर हम कब्जा करें। यही नीति है उनकी। और ये नीति आपको ऐसा नहीं है, भारत वाले अच्छे से जानते हैं ये नीति कि अमेरिका बढ़ावा दे रहा है। एक और तो कहता है नहीं हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी ओर बढ़ावा भी वही दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हम देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी आज वर्तमान में दोनों विश्व युद्धों के बाद शांति आंदोलन बढ़ा है, शांति आंदोलन के समर्थक बढ़े हैं। जैसे आप देखेंगे दोनों विश्व युद्ध के बाद तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे विभिन्न तबके में लोगों में बढ़ावा दिया है, जैसे लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं, शिक्षक, पत्रकार, पुजारी, राजनेता, मजदूर सभी शामिल हैं आज जो शांति आंदोलन को आगे ले जाने में। साथ ही साथ सशक्तिकरण की दौड़ में पर्यावरण कार्यकर्ता जो ये भी अब आगे निकल कर आए हैं। ये भी युद्ध से होने वाले परिणाम, युद्ध की हानि, इन सब के प्रति सचेत हैं, लोगों को इनके फायदे नुकसान के बारे में गिनवा रहे हैं। इंटरनेट का माध्यम बना हुआ है संप्रेषण के लिए, यानी आज मैं आपको अपने विचारों को संप्रेषित कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? इंटरनेट की मदद से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म की मदद से। तो आप समझ पा रहे हैं कि शांति का होना कितना जरूरी है हमारे समाज की स्थापना के लिए, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए शांति होना कितना आवश्यक है। तो ये चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं बदलाव ला रही हैं। लेकिन फिर भी जो बदलाव आना चाहिए, जितनी तेजी से हम बात कर रहे हैं, जो देश बात कर रहे हैं कि हम शांति स्थापना करवाने वाले हैं, ये है वो है, तो वो वास्तव में ढकोसला कर रहे हैं। यहाँ पर हमने हर पहलू से चिंतन किया है, अमेरिका की भूमिका भी देख ली, बड़े देशों की भूमिका भी देखी है। और जो हम शांति को लेकर के हमारी भावना जो बना हुआ था कि युद्ध का मतलब युद्ध जो हो रहा है वही हुआ शांति, वहीं पर शांति की बात आनी चाहिए, हमने वो भी देख लिया। शांति के तहत कौन कौन से क्षेत्रों में शांति की बात कही गई है, वो भी सारे क्षेत्र हमने देख लिए। यानी कि हमने बौद्धिक व्यवहारिक चुनौतियां जो हैं इन सभी लक्षणों की तहकीकात की है इस चैप्टर में। यानी बौद्धिक चुनौतियां जो हैं दिमाग में हमारी जो आई, वो व्यवहारिक रूप से समाज में कौन कौन सी व्यवहारिक रूप से वो भी हमने देखी। और ऐसे करके उन सभी पहलुओं पर हमने जो यहाँ पर जो तहकीकात की है, निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल बीच में था, वो मिस हो गया था, वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे ये वैसे तो विकिपीडिया का लिखा हुआ है, भाषा है, ठीक है। यानी यहाँ पर शांतिवाद जो है, शांतिवाद एक नया जो है, शांतिवाद की जो धारणा है वो ये कहती है कि विवादों को सुलझाने के औजार के बतौर युद्ध या हिंसा की बजाय शांति का उपदेश देता है ये। ठीक है, यहाँ पर इसने कूटनीतिक तरीके से समाधान, यानी कूटनीतिक आप जानते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से समाधान, यहाँ पर इसने जो शांतिवाद वाले जो हैं, जो शांतिवाद वाले समर्थन करने वाले हैं, उन्होंने सैद्धांतिक शांतिवाद का जन्म इस विश्वास से दिया है कि युद्ध, सुविचारित घातक हथियार, हिंसा या किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नैतिक रूप से गलत है। व्यवहारिक शांतिवाद जो निकल के आता है, व्यवहारिक वाले ये कहते हैं कि भाई युद्ध होता है तो युद्ध से क्या होता है, संसाधनों की हानि होती है, लागत ज़्यादा आती है, तो युद्ध बेकार में ही है। यानी कि यहाँ पे सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप से जो है शांतिवाद वाले समर्थक मान रहे हैं कि युद्ध किसी काम का नहीं है, युद्ध से कोई फायदा नहीं होता। सैद्धांतिक तौर पर तो गलत है ही है, व्यवहारिक तौर पर भी गलत है, यानी संसाधनों की हानि हो रही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं, इन सब पर चिंतन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखिए, आपको मैंने लास्ट वाले चैप्टर में भी आपसे पहले ही बोला था मैंने, इन चैप्टरों में जो जो इंपॉर्टेंट लाइन जो क्योटेड हैं उन्हें मैं लिखवा दूंगा। सारी लाइनें यहाँ पे आप सोचें कि सारी लाइन लिखें, सारे नोट्स बनाएं, पॉसिबल नहीं है। पूरा यहाँ पे एनालिसिस दिया हुआ है, आप समझ रहे होंगे, पूरा विश्लेषण किया गया है एक एक पहलू का, एक एक चीज़ का, और उस विश्लेषण करके समझाया गया है कि कितनी कारगर हो पाई ये चीज़ें, कितनी कारगर नहीं है, और कैसे कैसे मान लो आज का समाज जो बन रहा है वो समाज कैसे इनसे निपटेगा, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इस चैप्टर का उद्देश्य भी यही है कि भाई बौद्धिक रूप से, व्यवहारिक रूप से आपको तैयार करना, तहकीकात करने के तैयार करना, वो आप साफ साफ लिख दिया निष्कर्ष में इसमें। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।